आज अश्वथ पूरा दिन बिजी था, क्योंकि आज वो अनन्या को प्रपोज करने वाला था। वह हर एक चीज को पर्सनली देख रहा था। उसने आज रात के लिए अपने पूरे फार्म हाउस को एक दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। क्योंकि आज की रात उसके और उसकी लिटिल गर्ल के लिए काफी खास होने वाली थी। वो आज की रात अनन्या के लिए काफी खास बनाना चाहता था। वही हमारी आलसी अनन्या इन सब से बेखबर कुंभकर्ण की तरह आराम से रूम में सो रही थी। उसे तो किसी चीज का कोई होश ही नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। पर अनन्या को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका उठने का कोई इरादा भी है। वो इस वक्त उल्टा बेड पर लेटी हुई थी। तभी रूम के अंदर आशु भागते हुए आया। उसने देखा कि उसकी मम्मा अभी भी सो रही है। ये देखकर उसने अपने हाथों से अपने सर को पीट लिया और फिर वो जल्दी से बेड पर चढ़कर अनन्या को जोर जोर से हिलाते हुए जगाने लगा। मम्मा मम्मा, शाम हो गई है, अब उठ जाए। मम्मा, डैडी ने आपको बुलाया है। मम्मा जल्दी से उठिए। काफी देर तक आशु अनन्या को जगाता रहा, मगर मजाल है अनन्या ने अपनी आंखें खोली हुए। वो बिल्कुल भी नहीं जागी। ये देखकर बेचारा आशु काफी ज्यादा मायूस हो गया था। मगर तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पानी के ग्लास पर पड़ तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अनन्या को देखते हुए मुंह फुलाकर कहा, अंडरस्कोर सॉरी मम्मा, पर अगर मैंने आपको नहीं जगाया तो डैडी मुझे वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं दिलाएंगे, इसलिए मुझे आपके साथ धोखा करना होगा। वैसे भी मैं तो बच्चा हूं। इतना कहते ही वो जल्दी से बेड से उतरकर उस ग्लास को उठा लेता है जिसमें पानी भरा हुआ था, और फिर आकर उसने सारा पानी अनन्या के चेहरे पर डाल दिया। पानी जैसे ही अनन्या के चेहरे पर पड़ा, वो हड़बड़ाते हुए उठा गई। अंडस को बचाओ, पार्टनर बाढ़ आ गई है। पार्टनर भागो, बाढ़ आ गई, भागो। कहते हुए अनन्या जल्दी से बेड से उतरकर भागने लगी, पर वो बेड से नीचे उतर पाती उससे पहले ही आशु ने एकदम से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अंडस को मम्मा, बाल बाढ़ नहीं आए हैं, पर अगर आप नहीं उठी तो डैडी जरूर आ जाएंगे, फील आपकी खैर नहीं है। ये कहते हुए आशु खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रख लेता है। वो अपनी आंखों को छोटा करके अनन्या को घूर रहा था, जो गुस्से से उसे देख रही थी। अनन्या ने अपनी उंगली को आशु की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, अंडरस्कोर छोटानको, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बोलो? अभी तो सुबह के 10 भी नहीं बजे और तुमने मुझे नींद से जागा दिया। मैं तुम्हें कितना सीधा साधा समझती थी, पर तुम तो अपने डैडी की ही तरह खड़ूसी हो। ये कहते हुए वो जैसे ही बेड पर लेटने को हुई कि उससे पहले ही आशु ने जल्दी से अनन्या का फोन उसकी तरफ करते हुए कहा, अंडरस्कोर मम्मा, शाम हो चुकी है और 6 बज चुके हैं। अनन्या ने जैसे ही आशु के मुंह से ये सुना कि शाम के 6 बज चुके हैं, उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसने जल्दी से आशु के हाथों से फोन को छीनकर जैसे ही टाइम देखा तो उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर ओ गॉड, क्या मैं सच में इतनी देर तक सो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर उस बागर बिल्ले ने मेरे लिए जो ब्रेकफास्ट सुबह भेजा था उसमें नींद की दवाई मिली होगी, तभी मैं सो गई थी, वरना मैं कभी भी इतना नहीं सोई हूँ। सारी गलती उनकी है, मेरी गलती नहीं है। वही है आलसी और मुझे भी अपनी तरह आलसी बनाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अनन्या अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने तो सारा इल्जाम अश्वथ पर ही डाल दिया। वही अश्वथ जो अनन्या के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था, अचानक ही उसे छींक आ गई। उसके छींक जाने का नाम ही ले रही थी। ये देखकर वेद हंसते हुए बोला, अंडरस्को भाई, लगता है कोई आपको बड़े ही शिद्दत से कोस रहा है। मैं गारंटी दे सकता हूँ जरूर यह बेब होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो अश्वथ उसे गुस्से से देखने लगा। बेचारी की तो हालत खराब हो रही थी, चीख चीख कर। अब हो भी क्यों ना, आखिर अनन्या उसे पूरे दिल से जो कोस रही थी। कुछ ही वक्त में अनन्या जल्दी से तैयार होकर नीचे की तरफ भागी, जहां अगस्त खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही अनन्या को तो वो देख मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को बेब, अच्छा हुआ आप पूरा दिन सो गई हो, क्योंकि हो सकता है रात को आप ठीक से सो ना पाए। कहते हुए अगस्त के होठों पर एक नोटी स्माइल आ जाती है। वो अनन्या को छेड़ रहा था, मगर उसकी बात को अनन्या बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। इसलिए उसने कंफ्यूजन में पूछा, अंडरस्को क्या? और क्या रात को जगराता होने वाला है जो मैं रात को सो नहीं पाऊंगी? और मैं बता दूं, मैं अनन्या हूं, किसी के डैडी में भी इतना दम नहीं है जो मुझे रात भर जगा सके। अब वह सब छोड़ो, ये बताओ बागर बिल्ले जी ने मुझे कहाँ बुलाया है? उसके इतना पूछते ही अगस्त हैरानी से उसको देखने लगा, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि अनन्या इतनी आसानी से अश्वथ की बुलाई जगह पर जाने को तैयार हो जाएगी। उसे कुछ तो दाल में काला लग रहा था, पर अभी उसने पूछना ठीक नहीं समझा और अनन्या को लेकर जाने लगा। तभी आशु खुशी से अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, अंडरस्को मम्मा, बाय बाय। उसके बाय का जवाब अनन्या ने एक फ्लाइंग किस से दिया और फिर अगस्त के साथ चलिए। बेचारी आलिया पूरे टाइम गार्डन में पड़ी हुई थी। अगर कंचन जी ने उसे ना देखा होता तो शायद कोई उसे जमीन से बाहर न निकालता। इस वक्त आलिया अनन्या को कोसते हुए अपने रूम में लेटी हुई थी। वो रात भर जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, इसलिए उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसकी बॉडी में रेड रेड निशान भी पड़े हुए थे, क्योंकि उसे कई सारे कीड़ों ने काटा था। उसके चेहरे पर भी रेड रेड निशान बने हुए थे, जिस कारण उसका खूबसूरत सा चेहरा बदसूरत हो चुका था।
वो अपनी आंखों में नफरत ली अनन्या को कोसते हुए बोली, अनन्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी सारी खुशियां मैं तुमसे छीन लूंगी, बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। इतना कहते ही उसने पिलो को जमीन पर गुस्से में फेंक दिया और अपने दांत पीस लिए। वहीं दूसरी तरफ पीहू की कंडीशन अब स्टेबल हो गई थी, पर उसका दिल पहले के मुकाबला बहुत ही धीरे धीरे धड़क रहा था। उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था मगर अभी भी उसके चारों तरफ मशीन लगी हुई थी। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पीहू बेड पर लेटी एक टक सीलिंग को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अब जान ही ना बची हो। उसके कानों में बार बार एक ही शब्द गूंज रहे थे, हमने तो तुम्हारा इस्तेमाल किया था। पीहू, तुम्हें पता है आज हम सगाई करने वाला है। ये वो शब्द है जो उसके डॉक्टर अंकल ने उससे कहे थे। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, जिस कारण उसकी पकड़ बेडशीट पर एकदम से कस गई। तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ और हम भागते हुए वार्ड के अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही पीहू के कमजोर शरीर पर गई, उसका तो दिल ही बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर से वार कर दिया हो। वो जल्दी से पीहू के पास गया, मगर जैसे ही उसने पीहू के हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया कि पीहू ने एकदम से अपने हाथ को पीछे कर लिया और उससे अपनी नजरें फेर लिए। इस वक्त पीहू की आंखों में केवल एक ही भाव थे और वह नफरत के भाव थे। क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं बची थी। उसने जिन जिन लोगों पर भी भरोसा किया था, हर किसी ने उसके विश्वास को तोड़ा था। पीहू की इस हरकत से अहम के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए। फिर उसने अपने हाथ को पीछे करके चिंता भरी आवाज में पीहू से पूछा, पीहू, क्या तुम ठीक हो? अहम के इस बेतुके से सवाल को सुनते ही पीहू, जो अपने गुस्से को दबाए हुए बैठी थी, वह बिना किसी भाव से अहम की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों को देखकर अहम एकदम से चौंक जाता है। क्योंकि उसकी आंखों में कोई भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। पीहू कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अहम के हाथ पर पड़ी, जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी। ये देखकर उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। फिर उसने अहम को घूरते हुए एक अजनबी की तरह सवाल किया, मिस्टर, आप कौन हैं? मुझे लगता है शायद आप अपना रास्ता भटक गए हैं, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाए, क्योंकि मुझे अजनबी लोग पसंद नहीं है। पीहू की तीखी बातें सुनकर अहम अपनी जगह पर जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पीहू उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, पीहू, तुम ये कैसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही ना हो। इतना कहते ही वो फिर से पीहू के हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे कर देता है। उसने काफी कस के पीहू के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसे पीहू की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर फिर भी उसने बात को यहीं पर छोड़ने का फैसला किया और पीहू के गालों पर हाथ रखकर कहा, पीहू, मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्यों नाराज हो, पर मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक। वह इतना बोला ही था कि तभी पीहू, जिससे अब और अहम की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने एकदम से उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से से कहा, बस करो अपनी ये बकवास, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे एक रखेल समझते हो, तुम करना क्या चाहते हो। एक तरफ तुम उस लड़की से सगाई करके आए हो और यहाँ मुझसे ऐसी घटिया बातें बोल रहे हो। पीहू के मुंह से सगाई वाली बात सुनते ही अहम हैरान हो जाता है, मगर फिर वो जल्दी से समझाते हुए बोला, मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा था, पर मैं डैड को हमारी शादी के लिए मना लूंगा और मैंने उस लड़की को बता दिया है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और पीहू आगे और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने हाथ दिखाकर अहम को बीच में ही रोक दिया। फिर एक दर्द भरी मुस्कान लिए अहम को कुछ देर देखने के बाद नफरत से बोली, गेट आउट, मुझे तुम्हारे शक्ल भी नहीं देखनी है, तो शादी की बात तो छोड़ ही दो। पीहू के बदले रूप को देखकर अहम शोक था। पीहू के बर्ताव को अहम समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीहू को हुआ क्या है, जो वो उसके साथ अजनबियों की तरह बिहेव कर रही थी। अहम आखिरी बार पीहू से हॉस्पिटल में मिला था, तब से वो आज पीहू से मिल रहा था। आज उसे पीहू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर पीहू की बेरुखी देखकर उसने अभी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। अहम ने गौर से पीहू को देखा और उसे समझने की कोशिश की। पीहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो, उस वक्त मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। पर अब मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पीहू, आई लव यू, आई रियली लव यू। अपने दिल की बात पीहू को बताते हुए अहम अपने एक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने पीहू के हाथ को जबरदस्ती कस के पकड़ लिया, क्योंकि पीहू उसे खुद को छूने नहीं दे रही थी। पीहू ने अहम की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, उसने अपनी नजरें फेर ली और अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। अहम के मुंह से आई लव यू सुनते ही पता नहीं कि पर पीहू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगर यही शब्द कुछ वक्त पहले उसने कहा होता हो तो शायद पीहू खुशी से पागल हो जाती। पर अभी सिचुएशन अलग थी, क्योंकि को अब खुद से और लोगों से नफरत थी। पीहू नहीं चाहती थी कि उसकी सिचुएशन और उसकी बीमारी के बारे में अहम को कुछ भी पता चले, क्योंकि अब उसके लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता था। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को संभाला और बिना अहम को देखे थोड़ी बेरुखी से बोली, अहम, तुमने अब बहुत देर कर दी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता।
उसके शब्द सुनते ही अहम की आंखें भी हल्की नम हो गई, क्योंकि उसे भी एहसास था कि उसने पीहू के साथ काफी गलत व्यवहार किया था। उसने अपने इमोशंस को संभालते हुए भारी गले से पूछा, अंडरस्को, क्या सच में मुझे काफी देर हो चुकी है, क्या अब कुछ नहीं हो सकता है? इस बार पीहू कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उसका गला भर आया था, इसलिए उसने केवल अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। पूरे वार्ड में इस वक्त शांति फैली हुई थी। एल ये शांति पीहू के दर्द को साफ बयां कर रही थी। एल पीहू ने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया, तभी उसे अपने माथे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखों को खोलकर अपनी पनीली आंखों से अहम की तरफ देखा। तो अहम उसके बेहद करीब आके उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, अंडरस्को, क्या सच में मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? पीहू, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। एल तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को सराखों पर रखूंगा, अगर तुम चाहोगी तो हम अभी शादी कर लेंगे, यह मेरा वादा है तुमसे। एल पीहू गौर से अहम की आंखों में देख रही थी। एल इस बार उसे अहम की आंखों में सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। एल पर अब इस प्यार का क्या ही फायदा, अगर वह चाहती भी तब भी उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो अहम के साथ रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था अब वो कितने दिन इस दुनिया में रहने वाली है। एल पीहू को अपने मरने का कोई भी गम नहीं था, बल्कि वह तो काफी खुश थी। पीहू ने ध्यान नहीं दिया कि बात करते करते अहम उसके बेहद करीब आ गया था। एल अहम के होठ पीहू के गाल को छू रहे थे। जब पीहू को इसका एहसास हुआ तो उसने एकदम से अहम की तरफ अपनी गर्दन को मोड़ दिया, मगर उसकी इस हरकत से अनजाने में ही उसके होठ अहम के होठ से टकरा गए। तो पीहू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले ही अहम उसे जबरदस्ती किस करने लगा। एल तो पीहू की पकड़ एकदम से चादर पर कस गई एल और उसने अपनी आंखों को कसके बंद कर लिया। पीहू चाहे जितना इनकार करने की उसे अहम की करीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असल में उसे अहम की करीबी से बहुत फर्क पड़ता था। वो दोनों अभी किस कर ही रहे थे कि भी वार्ड का दरवाजा खोलकर डॉक्टर अंकल अंदर आए। उन्होंने जैसे ही अंदर का नजारा देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। एल उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक और महिमा जिस गांव में थे, उस गांव के सरपंच को पता नहीं कहां से यह पता चल गया कि उनके गांव की एक अकेली लड़की ने रात भर अपने घर में एक मर्द को रहने दिया। ये सुनते ही सभी गांव वाले गुस्से से उस औरत के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसने महिमा और अभिषेक की मदद की थी। वो सभी गांव वाले गुस्से से अपने हाथ में पकड़े डंडे से उस औरत के घर के छप्पर पर मारने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस भी लेकर आ गए थे ताकि इस घर को जला सके। बाहर इतना हल्ला गुल्ला सुनकर अभिषेक तुरंत उस छोटे से घर के बाहर निकल आता है। वही गांव वालों ने जैसे ही अभिषेक को देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तभी एक आदमी गुस्से से अंदर की तरफ झांकते हुए चिल्लाया, अंडरस्को, ओ अब शगुनी कहाँ हो? बाहर आओ, शर्म नहीं आती? रात भर अपने घर में तुमने एक मर्द को रखा, एक विधवा होकर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे कारण हमारे घर की भी बहू बेटियां बिगड़ जाएंगी, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा, जल्दी से बाहर निकल कर आओ। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर अभिषेक पहले तो हैरान था, मगर फिर उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि ये गांव वाले जिस तरीके से उस लड़की को जलाने की बात कर रहे थे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उन सभी को गुस्सा देखते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, अंडरस्को, ये क्या हरकत है? आप सब इंसान ही है ना जो दूसरे इंसान को जलाने की बात कर रहे हैं? आखिर किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग? और रही बात उस लड़की की, तो उसने केवल मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई है, और आप लोग कैसे घटिया बातें कर रहे हैं? अभिषेक की पूरी बात सुनते ही सरपंच जी की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक घूर के देखा तो उन्हें अभिषेक एक बहुत बड़े घराने का इंसान लग रहा था। क्योंकि रहीसी तो उसके हर एक एटीट्यूड में झलक रही थी। सरपंच ने उसे इग्नोर करते हुए सख्ती से कहा, अंडरस्को लड़के, तुम जो कोई भी हो, बेहतर होगा तुम हमारे बीच में मत आओ। उस लड़की ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा हो और कल रात को ही तुम दोनों को मुंह काला करने का मौका मिल गया हो? सरपंच की लास्ट लाइन सुनकर तो अभिषेक उसे ऐसे घूरने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो, क्योंकि उसने ऑलरेडी उन्हें बताया कि उसकी बीवी भी उसके साथ है। तो भी ये लोग बकवास किए जा रहे थे। तभी कोई एक पत्थर उठाकर अभिषेक के सर पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या जैसे ही अश्वत्थ के फार्म हाउस पर पहुंची, उसने देखा कि वहां पर कई सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी। वह थोड़ा सा हैरान हो गई थी, मगर उसका तो पूरा ध्यान केवल फार्म हाउस पर था, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा था। अनन्या हर चीज को गौर से देखते ही देखते किचन की तरफ जाने लगती है। ये देखकर एक मेकअप आर्टिस्ट उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती रूम की तरफ ले जाते हुए बड़े रिस्पेक्ट से बोली, अंडरस्को मैम, सर का ऑर्डर है कि हमें आपको तैयार करना है, इसलिए प्लीज हमारे साथ चलिए, वरना सर गुस्सा करने लगेंगे। बेचारी अनन्या का पूरा ध्यान सिर्फ किचन पर था। अंदर शायद कुछ बन रहा था। खेल की स्मेल से ही उसके मुंह में पानी आ रहा था, पर वो अश्वत्थ के कारण खा नहीं सकती थी। इन मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर को अश्वत्थ ने ही बुलाया था अनन्या को तैयार करने के लिए। अनन्या तो रेडी ही नहीं हो रही थी। वह एक बच्चे की तरह जिद कर रही थी कि उसे पहले खाना खाना है।
बड़े ही मुश्किल से सभी ने मिलकर उसे तैयार किया था। पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने एक नजर अनन्या के खूबसूरत से चेहरे को देखा और फिर हैरानी से बोली, अंडरस्कोर में आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, आप एक नजर खुद को मिरर में तो देख। वो मेकअप आर्टिस्ट अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही अनन्या उसे धक्का देकर अपने रेड प्रिंसेस गाउन को संभालते हुए जल्दी से बाहर भाग गई, क्योंकि उसे अभी भी खाने के महक आ रही थी। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अनन्या जिस तरीके से प्रिंसेस गाउन को पकड़कर भाग रही थी वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, उसकी गोरी स्किन पर रेड कलर का गाउन सूट कर रहा था। वह जैसे ही किचन में पहुंची बेचारे का चेहरा उतर गया, क्योंकि पूरा किचन साफ सुथरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर उसने मुंह फुला लिया और जल्दी से किचन के अंदर गई। उसने फ्रिज खोलकर देखा तो पूरा फ्रिज खाली पड़ा था। अब तो उसका पारा चढ़ गया था। वह गुस्से से बोली, अंडरस्को क्या मुझे भूख से मारने का इरादा है? अभी तक तो यहाँ पर कुछ बन रहा था, सब कुछ कहाँ गया है? इतना कहते कहते अचानक उसकी नजर वहां मौजूद हर एक कीमती चीज पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये सब कितने महंगे हैं, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो कितने सारे पैसे मिल जाएंगे। एक काम करती हूँ, पार्टनर को मैसेज कर देती हूँ, वो आकर चुरा लेगा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। इतना कहते ही वह आसपास देखने लगी। फिर उसने किसी को मैसेज किया और खुश होकर फार्म हाउस के बाहर आ गई। अब तक रात के 9 बज चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पर फार्म हाउस का गार्डन जगमगा रहा था। अनन्या की नजर जैसे ही उस तरफ गई वह क्यूरोस हो गई ये जाने के लिए कि वहां क्या है। वो गाउन को संभालते हुए धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी। गार्डन के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पूरे गार्डन को रेड बैलून, गुलाब के फूलों और लाइटों से सजाया गया था। हर तरफ अनन्या की तस्वीर लगी हुई थी, मगर उसकी एक तस्वीर सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, जिसमें उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अश्वत्थ ने उसे पीछे से गले लगाया हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। इस तस्वीर को देखते ही अनन्या की आंखों के सामने कुछ परछाएं आने लगती है। वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालती है कि तभी उसे फिर से खाने की खुशबू आने लगी तो उसका ध्यान भटक गया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर लेफ्ट साइड देख तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि कुछ ही दूरी पर एक टेबल थी जिस पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। पर वो डिशेज स्टाइल में रखी गई थी की वो आई लव यू का बना बना रही थी। पर अनन्या का ध्यान तो सिर्फ खाने पर था, उसने ये चीज नोटिस नहीं किए। वो उस खाने की तरफ आगे बढ़ती कि तभी वो एकदम से पीछे पलट कर देखती है तो उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अनन्या जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने एक लॉयन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। डर के कारण उसके माथे से पसीना निकलने लगता है। फिर वो डरते हुए अपनी नजरें घूमकर हर तरफ देखने लगती है कि शायद कोई उसे इस लॉयन से बचा ले, पर उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो एक नजर फिर से लॉयन को देखती है, जो बड़े ही भयानक तरीके से उसे घूर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें देखकर तो अनन्या को बेहोश होने का मन कर रहा था, पर उसे ये भी डर था कि कहीं वो लॉयन उसे खा ना जाए। अनन्या अपने थूक को गटकते हुए उस शेर से हकलाते हुए बोली, अंडरस्को शेर जी, आप मुझे ऐसे मत देखो प्लीज, फिर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दूंगी। अपनी बात खत्म करते ही उसने देखा कि कुछ गार्ड्स भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर अनन्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब जाकर उसने एक राहत की सांस ली। तभी कुछ गार्ड्स जल्दी से भागते हुए आए और उन्होंने जल्दी से शेर को पकड़ते हुए अनन्या से माफी मांगी। अंडरस्को मैम, आई एम सॉरी, एक्चुअली सर यहाँ है। ये जानकर ताशा यहाँ भाग आया। आप प्लीज डरिए मत, ये कुछ नहीं करेगा, मैं अभी इसे लेकर जाता हूँ। इतना कहते ही वो गार्ड्स तुरंत ताशा यानी उस शेर को लेकर चले जाते हैं। तो अनन्या अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर उन गार्ड्स को कोसते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को अरे कौन होगा जो अपने सामने शेर को देखकर नहीं डरेगा? और क्या बोला इसने? सर यहाँ है इसलिए वो भागते हुए आ गया, कहीं ये मेरा सौतन तो नहीं है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मिस्टर हैंडसम, सिर्फ मेरे हैं। मैं देखती हूँ ये ताशा पाशा कैसे मेरे हब्बी को मुझसे छीनता है। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक म्यूजिक की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है। ये आवाज विला के उस साइड से आई थी जहां बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था। अनन्या ने देखा उस जगह से रेड कलर के बैलून हवा में उड़ रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि अभी तक जमीन पर कुछ भी नहीं था, पर अब फूलों का कार्पेट बना हुआ था। वो क्यूरोस होकर धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी। उसने जैसे ही उस तरफ कदम रखा उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। यही नहीं, उसके आसपास कई सारे बबल्स उड़ने लगे। जमीन से हल्का हल्का व्हाइट कलर का धुआं फैला हुआ था, जो सीन को और भी ज्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल बना रहा था। अनन्या ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ने लगी तो उसने देखा स्विमिंग पूल में कई सारे बलून्स पड़े हुए थे। वह बलून्स और फ्लावर हॉट शेप में पूरे स्विमिंग पूल में फैले हुए थे। ये बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। ये सब देखकर अनन्या की आंखें खुशी से चमक रही थी, मगर तभी आसपास की सभी लाइटें अचानक एक साथ ही जल उठी।
जिस कारण अनन्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि एकदम से लाइट जलने के कारण उसे देखने में प्रॉब्लम होने लगी थी। मगर फिर उसे कुछ आवाज आई तो वो हैरानी से अपनी आंखों को खोलकर आसमान की तरफ देखने लगती है जहां पर आतिशबाजी चल रही थी। अचानक आसमान में अनन्या और अश्वत्थ की एक प्यारी सी तस्वीर बन गई। उसके चारों तरफ एक बड़ा सा हॉट बना हुआ था और उसके भी ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू माई लिटिल क्यूट वाइफी लिखा हुआ था। ये सीन आंखों को भा लेने वाला था। ये देखकर अनन्या को अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी जो शायद ही उसने कभी महसूस की हो। उसका दिल खुशी से उछल रहा था पर वो जोर जोर से धड़क भी रहा था। वो अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के सख्त हाथ महसूस हुए तो वो पीछे मुड़ने को होती है कि अश्वत्थ उसे पीछे से ही गले लगा लेता है जिस कारण अनन्या पीछे नहीं मुड़ पाती है। अश्वत्थ ने एक ब्लैक कॉलर का टैक्सीडो पहना हुआ था। उसने जेल से अपने बालों को सेट किया हुआ था। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक और मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान आज उसकी फीलिंग्स को बयां कर रही थी। अश्वत्थ ने कसके अनन्या को पकड़कर उसके कंधे पर किस कर लिया। तो इस एहसास से अनन्या की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। किस करने के बाद अश्वत्थ ने अनन्या को अपनी तरफ पलटकर बारी बारी से उसकी पलकों को चूम लिया। आज अश्वत्थ के हर एक टच में अनन्या को कुछ अलग ही महसूस हुआ। वो अपने होठों को दांतों तले दबाकर अश्वत्थ की गहरी और मिस्टीरियस आंखों में देखने लगी जिसमें आज उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। तभी अश्वत्थ ने अपने हाथों से किसी को कुछ इशारा किया तो वहां पर एक सॉन्ग बजने लगा। सॉन्ग के साथ ही आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर उन दोनों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। सॉन्ग सुन मेरी शहजादी मैं हूं तेरा शहजादा, सुन मेरी शहजादी मैं हूं तेरा शहजादा बाय कुमार सानू। अनन्या की आंखों में देखते हुए ही अश्वत्थ ने कसके उसकी कमर को पकड़ फिर उसे उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूं वादा। अनन्या अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके मुस्कुराने लगती है। उसे अश्वत्थ का उसके लिए ये सब करना बहुत खुश कर रहा था। यही नहीं उसे अपनी फीलिंग भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी कि शायद उसके दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह है। अश्वत्थ उसकी मुस्कान को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर वो अनन्या को नीचे उतारकर उसके साथ डांस करने लगा। उसने अनन्या के सामने अपने घुटने टेक दिए। है जाने तमन्ना मेरी मैं खा के कसम तेरी, ये करता हूं इकरार मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। फिर अश्वत्थ उसके एक हाथ को प्यार से किस करके उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगा। अश्वत्थ अपनी फीलिंग को इस गाने के सहारे बयां कर रहा था क्योंकि उसने ये सब पहले नहीं किया था और न ही उसे पता था कि उसे अपनी लिटिल गर्ल को जैसे खुश करना है। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। अश्वत्थ अभी भी घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था। उसने अपने जेब से एक बॉक्स निकलकर उसमें से एक डायमंड की रिंग निकाली और अनन्या के सामने करते हुए अपनी धीमी मगर अट्रैक्टिव आवाज में बोला अंडरस्कोर माई लिटिल गर्ल, मुझे नहीं पता कि किसी को स्पेशल फील कैसे कराते हैं या अपनी दिल की बात कैसे करते, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो जिसके लिए मेरा ये पत्थर दिल भी धड़कने लगा। कर दूंगा तुझे पागल चाहूंगा सनम इतना, दामन ना कभी छूटे तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। इतना कहते ही एक पल के लिए वो ठहरा फिर अपनी आंखों में अनन्या के लिए ढेर सारा प्यार लेकर आगे बोला अंडरस्कोर तुम मेरी वाइफ हो, मेरी पूरी लाइफ हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। हम दोनों के बीच में कभी भी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर परेशानी को मैं अपने सर लेना चाहता हूँ और तुम्हारे बेबीज का इकलौता डैडी बनना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी वाइफ के साथ यानी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर मौत भी आए तो मैं तुम्हारी बाहों में अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। अश्वत्थ के हर एक शब्द अनन्या के दिल को छू रहे थे। पर उसके मुंह से मरने वाली बात सुनकर पता नहीं क्यों अनन्या के आंखों में आंसू आ गए। अचानक ही उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आने लगा जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे अचानक ही अपनी पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद आने लगी। उसे सब कुछ तो नहीं पर उसकी माँ का जाना और उसकी अश्वत्थ के साथ पहली मुलाकात याद आने लगी। ये याद आते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अश्वत्थ को फिर से नहीं खोना चाहती थी। आखिर उसके अलावा उसका है ही कौन। अनन्या की फीलिंग उस पर हावी होने लगी। वही अश्वत्थ जो मैजिकल 3 वर्ड बोलने ही वाला था कि तभी अनन्या एकदम से उसके गले लग गई। वो दोनों ही स्विमिंग पूल के पास खड़े थे। इसलिए अनन्या के एकदम से गले लगने के कारण अश्वत्थ संभल नहीं पाया और दोनों स्विमिंग पूल में गिर गए। स्विमिंग पूल में गिरने के कारण दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। पर अभी भी अनन्या के कसके अश्वत्थ को गले लगाया हुआ था। वो तो ऐसे चिपकी हुई थी जैसे अगर उसने अश्वत्थ को छोड़ा तो अश्वत्थ कहीं भाग जाएगा। दोनों की बॉडी आपस में चिपकी हुई थी। दोनों के ही जज्बात बेकाबू हो रहे थे। तभी अनन्या अपनी गर्दन को अश्वत्थ के सीने से निकलकर रोते हुए बोली अंडरस्कोर मिस्टर हैंडसम, आप मुझे मम्मा की तरह छोड़कर मत जाना, मैं आपको बहुत सारा प्यार करूंगी, आप हमेशा मेरे पास रहना, आई लव यू मिस्टर हैंडसम। पहले तो उसके रोने से अश्वत्थ परेशान हो गया मगर एकदम से उसका कन्फेशन सुनकर अश्वत्थ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मिस्टर हैंडसम, ये शब्द अनन्या पहले बोलती थी, तो क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई? ऐसे ही कई सवाल अश्वथ के मन में चल रहे थे। पर यह सही वक्त नहीं था अनन्या से सवाल करने का, इसलिए उसने अपने दिमाग से इस सवाल को निकाला और अनन्या के दोनों गालों को पकड़कर उसके आंसू को पोंछते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को आई लव यू सो मच माई लव माई लिटिल विफाई एल। इतना कहते ही वो जैसे ही अनन्या को किस करने वाला था कि उससे पहले ही अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे किस कर दिया, जिस कारण एक बार फिर से अश्वथ खुद को संभाल नहीं पाया और अनन्या को लेकर पानी के अंदर गिर गया। इस बार दोनों काफी अंदर तक गिरे थे। अब तक वो हेलीकॉप्टर जो फूल बरसा रहे थे सब जा चुके थे। लगभग 30 सेकंड बाद अश्वथ अनन्या को लेकर पानी के ऊपर आया और उसे पूल के किनारे बैठकर शरारत से हाफते हुए बोला, अंडरस्को माय लव, लगता है तुम मुझे खाने का इंतजार नहीं कर पा रही हो, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा एल, आखिर तभी तो फ्यूचर में मुझे एक और लिटिल अनन्या मिलेगी एल। कहकर वो एक आंख मार देता है तो अनन्या के गाल शर्म से रेड रेड हो जाते हैं एल और वो तुरंत अपने चेहरे को अश्वथ के सीने में छुपा लेती है। अश्वथ जल्दी से पूल से निकालकर अनन्या को गोद में उठाकर वही बने एक टेंट के अंदर आ जाता है। वो टेंट काफी बड़ा था। अश्वथ अनन्या को नीचे खड़ा कर देता है तो अनन्या अपने गीले कपड़ों को देखकर बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, ये गीले हो गए, मुझे कपड़े बदलने पड़े। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अश्वथ अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसकी तरफ बढ़ते हुए एविल स्माइल करके अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को माय लिटिल गर्ल, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आज रात बहुत कुछ करने वाले हैं एल, और आज मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अश्वथ की बात सुनकर अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर वो जैसे ही पीछे को हुई उसका पैर फिसला और वो गद्दे पर गिर गई। अनन्या के कपड़े भीगे हुए थे जो उसके शरीर से चिपक चुके थे एल, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी एल। अश्वथ के दिल में तो पहले से ही आग लगी हुई थी, पर अनन्या को ऐसे देखकर उसका दिल सारी हदें पार करने को कह रहा था। वो धीरे धीरे अनन्या की तरफ झुकने लगा तो अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली एल। अश्वथ और अनन्या उस टेंट के अंदर थे। अनन्या गद्दे पर लेटी घबराते हुए एकदम से अश्वथ को देख रही थी एल, जो अपनी इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसके ऊपर आ गया था। अनन्या एकदम से अपने में सिमटते हुए हकलाते हुए बोली, अंडरस्को मी मिस्टर हैंडसम, देखिए ना मेरे पूरे कपड़े गीले हैं, मुझे ठंड लग जाएगी, मुझे चेंज करना है एल, हम अंदर चलते हैं। अनन्या बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी एल, असल में बात तो ये थी कि अश्वथ के इस तरह देखने और करीब आने से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसके घबराहट को अश्वथ भी साफ कर पा रहा था एल, उसे भी अच्छे से पता था कि अनन्या बहाना बना रही है, पर वो भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अंडरस्को लिटिल गर्ल, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं चेंज करने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा और इस टेंट के अंदर हमें कोई नहीं दिखेगा। इतना कहते ही उसके होठों पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है और वो धीरे धीरे अनन्या के गाउन की जिप को खोलने लगता है। अश्वथ के ठंडी उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस करके अनन्या की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसकी बंद आंखों को देखकर अश्वथ झुककर उसकी पलकों को चूम लेता है एल, तो अनन्या एकदम से चिहुन उठी है। उसने कसके अश्वथ के कंधे को पकड़ लिया। उसकी पकड़ अश्वथ के कंधे पर इतनी मजबूत थी कि अश्वथ के कंधे पर उसके नाखून तक चुभ गए थे एल, पर अश्वथ के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि उसे दर्द भी हो रहा है। अश्वथ उसके पलकों को चूमते हुए हल्के से उसके गालों पर किस करते हुए उसके लिप्स तक पहुंच जाता है। उसका एक हाथ अनन्या की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो उसकी खुली हुई पीठ को सहला रहा था। अश्वथ धीरे से अनन्या के लिप्स पर किस करने लगता है एल, किस करते वक्त वो धीरे से अनन्या के गाउन को नीचे खिसका देता है और फिर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। उसके किस से अनन्या को घबराहट भी हो रही थी एल, उसकी करीबी से वो पिघल भी रही थी। उसके दोनों हाथ अश्वथ के बाल पर चल रहे थे एल, उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया ताकि उसकी आवाज ना निकले। तभी अश्वथ ने जोर से उसकी कमर को दबा दिया जिस कारण अनन्या की आह निकल गई। उसकी आह सुनकर अश्वथ एक्साइटेड होने लगता है। उसकी पकड़ अनन्या पर और भी ज्यादा कस जाती है एल, वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अश्वथ उसके और भी ज्यादा करीब आ रहा था उतनी ही ज्यादा अनन्या की धड़कनें बढ़ रही थी। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा कांप रहा था एल, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। अनन्या को जैसे ही महसूस हुआ कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती है एल, तो वो एकदम से घबराते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, प्लीज रुक जाए, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एल, उसके आंसू को देखते ही अश्वथ एकदम से रुक जाता है और उसके ऊपर जाकर उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल, अब तुम मुझे बीच में नहीं रोक सकती हो, मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हट नहीं करूंगा हम एल। तो अनन्या उसकी आंखों में देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है एल, क्योंकि उसे अपने मिस्टर हैंडसम पर भरोसा था। उसके हामी भरते ही अश्वथ धीरे धीरे उसके गाउन को उतार देता है। अचानक ही वहां की लाइट भी बंद हो जाती है एल, आसमान में चांद चमक रहा था एल, जिसकी रोशनी में टेंट के अंदर अश्वथ और अनन्या की परछाई साफ नजर आ रही थी एल, जो एक दूसरे में लिपटे हुए
अपनी प्यार की दुनिया में खो चुके थे। फाइनली आज दोनों ने एक दूसरे को मन से ही नहीं बल्कि तन से भी अपना लिया था। एल दोनों की रूह के साथ साथ आज दोनों के जिस्म भी एक हो गए थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी टेंट पर पड़ रही थी। एल टेंट थोड़ा सा खुला हुआ था एल और टेंट के अंदर अश्वथ अकेला ही लेटा हुआ था। एल उसके ऊपर एक हल्की सी सफेद कलर की चादर थी, पर उसके गले, गाल और सीने पर काटने के निशान साफ नजर आ रहे थे, जो कि नीले पड़ चुके थे। पर टेंट के अंदर अनन्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। एल तभी अश्वथ की नींद धीरे धीरे खुल जाती है और वो अपने गालों को सहलाते हुए उठने लगा। एल बेचारे को अपने होठों और गालों पर थोड़ा सा पेन हो रहा था। एल पर उसने पेन के भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने पलटकर अपने दूसरे साइड देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। अश्वथ की नींद अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने अपने चारों तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, अंडरस्को लिटिल गर्ल, ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो इतनी सुबह उठ जाए, जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा। ये कहते ही उसका चेहरा डार्क हो जाता है। अश्वथ बिल्कुल सही था एल, क्योंकि अनन्या सुबह सुबह उठकर शेर यानी ताशा के पास गई थी एल, क्योंकि कल रात को उसने उसे डराया था और वो अश्वथ के काफी ज्यादा करीब भी था। उसने तो आशु और आर्यन को भी बुला लिया था। सुबह सुबह वो तीनों फार्म हाउस के पीछे वाले एरिया में थे, जहां पर ताशा आराम से बैठा धूप के मजे ले रहा था। एल पर उसे मजे में देखकर अनन्या का खून जल रहा था। वहां पर गार्ड्स भी मौजूद थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अनन्या और आर्यन को रोक सके। अनन्या ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से ताशा की तरफ इशारा करके आर्यन और आशु से कहा, अंडरस्को ये रहा ताशा पाशा जिसने कल मुझे डराया था और पता है। इतना कहते ही वो आशु को देखकर बोली, अंडरस्को तुम्हारे डैडी। उसके बाद आगे आर्यन से बोली, अंडरस्को तुम्हारे सबसे प्यारे भाई और मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार भी करता है। हम तीनों के होते हुए ये उन पर कैसे हक जाता सकता है। एलिए हम तीनों का ही सौतन है, इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा वरना फ्यूचर में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी बात से आशु और आर्यन भी पूरी तरह से सहमत थे। एल वह दोनों भी गुस्से से ताशा को घूरने लगते हैं, जो उन्हें इग्नोर करके अपनी पूंछ को हिलाते हुए आराम से लेटा था। एल पर बेचारे को क्या पता था अब वो आराम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 डेविल्स की नजर जो उस पर पड़ चुकी थी। वहीं उन तीनों की बात सुनकर गार्ड्स डरे हुए थे एल, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर अश्वथ को बुला लाए। आर्यन, अनन्या और आशु धीरे धीरे ताशा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो आर्यन बड़े की इंटरेस्ट के साथ ताशा की पूंछ को पकड़ते हुए उसे हिलाकर बोला, अंडरस्को लगता तो असली ही है, देखो इसके बाल भी थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट है। एल कैसा रहेगा अगर हम इसके बाल उड़ा दे तो। एल उसकी बात सुनकर अनन्या और आशु ताशा के बड़े बड़े बालों को घूरने लगते हैं। तभी अनजाने में ही अनन्या का हाथ ताशा के बल पर चले जाते हैं। एल उसके बाद सच में काफी सॉफ्ट सॉफ्ट थे। एल फिर वह अपने बालों को छूकर देखती है तो उसके बालों से भी ज्यादा ताशा के बाल सॉफ्ट थे। ना चाहते हुए भी अनन्या के मन में ख्याल आने लगता है कि अब अश्वथ उसके बालों की जगह ताशा के सॉफ्ट सॉफ्ट बालों को छुएगा, उसे गले लगाएगा, किस करेगा और उसके साथ ही सोएगा। ऐसी ही कई सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। एल तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को जाओ और जाकर जुगनू कलर लेकर आओ अभी और इसी वक्त। एल अनन्या ने कलर इसलिए मांगा था क्योंकि अश्वथ को इस कलर से सख्त नफरत थी। एल इसलिए वो ताशा को पूरा पेंट कर देगी ताकि अश्वथ उसे बिल्कुल पसंद ना करे। ये सोचती ही उसे खुद पर बहुत ही गर्व हो रहा था। एल उसने देखा वो गार्ड अभी भी नहीं गए हैं। एल तो वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उन्हें दिखाने लगी। एल तो गार्ड्स जल्दी से भागकर चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने कलर लाकर अनन्या के सामने रख दिया। एल फिर क्या था, आशु, आर्यन और अनन्या मिलाकर बेचारे ताशा का हुलिया बिगाड़ने में लग गए। आशा को अब काफी अच्छे से पता था कि आर्यन और अनन्या कौन है। एल इसलिए वो कुछ कर नहीं रहा था। एल इसी बात का फायदा वो दोनों उठा रहे थे। एल वरना तो उन्हें ताशा से बहुत डर लग रहा था। गॉड्स जुगनू कलर के अलावा और भी कलर लेकर आए थे। तो जैसे ही लिटिल आंसू की नजर रेड कलर पर पड़ी, अचानक ही उसे पी फॉर पेरे याद आ गया। तो उसने ग्रीन कलर अनन्या को दिया और रेड कलर उठाकर खुद जबरदस्ती ताशा के चेहरे पर लगने लगा। ताशा भाग न जाए इसलिए उन तीनों ने ही उसके हाथ पैर को बांध दिए थे। ताशा सच में तीनों से परेशान हो गया था, इसलिए वह जोर से दहाड़ा। एल उसके दहाड़ से तीनों डरकर आपस में सिमट गए। एल मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। आर्यन ने जल्दी से कलर उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। तभी उन तीनों के कानों में किसी की सख्त मगर डरावनी आवाज पड़ी, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अश्वथ इसके आगे कुछ बोलना कि उसकी बोलते ही बंद हो गई थी। एल क्योंकि अनन्या, आर्यन और आशु डर के मारे एक कोने में सिमट गए थे। एल जिस कारण अब अश्वथ अपने पेट यानी ताशा को साफ देख पा रहा था। एल जिसे तीनों ने पूरी तरह से एक पैरे बना दिया था। अश्वथ ने एक नजर ताशा को देखा, फिर गुस्से से अनन्या, आर्यन और आशु पर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को ये क्या हरकत की तुम तीनों ने। ताशा एक शेर है और तुम तीनों ने उसे एक पैरे बनाकर रख दिया है। तुम तीनों अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही उसने एक नजर और ताशा को देखा, फिर अपने सर को मसलते हुए गुस्से से अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, अंडरस्को अभी और इसी वक्त ताशा को सही करो। एल
गार्ड्स को ऑर्डर देने के बाद वो तुरंत गुस्से से फार्म हाउस के अंदर चला जाता है एल क्योंकि अश्वत्थ ने अभी तक शावर नहीं लिया था। मगर असली बवाल तो तब हुआ जब वह अंदर पहुंचा। एल अंदर पहुंचती ही अश्वत्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई क्योंकि पूरा फार्म हाउस खाली पड़ा था। फार्म हाउस के अंदर एक भी सामान नहीं था। एल अश्वत्थ को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसने पलटकर अपने पीछे आ रहे हैं 3 लोगों को देखा जो डरे हुए आपस में सिमटे थे एल पर फिर भी उसे दांत दिखा रहे थे। उनके दांत देखकर अश्वत्थ को पूरा यकीन हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है एल और जो भी गड़बड़ हुई है वो उसके उठने से पहले ही हुई थी। इस वक्त अश्वत्थ बड़े ही खतरनाक तरीके से गार्डन के बेंच पर बैठा हुआ था एल क्योंकि उसके फार्म हाउस पर एक चेयर तक नहीं थी। अश्वत्थ के सामने ही अनन्या, आर्यन और आशु अपना सर झुकाकर खड़े थे। एल उन तीनों के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे और तीनों अपनी तिरछी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ इशारा कर रहे थे। उन तीनों के इशारे को अश्वत्थ साफ साफ देख पा रहा था। उसने उन तीनों को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में पूछा, अंडरस्को, तुम तीनों क्या कुछ बोलोगे भी या नहीं? आखिर फार्म हाउस खाली क्यों है और तुम लोग ताशा को क्यों परेशान कर रहे थे? अश्वत्थ के पहले सवाल को सुनकर उन तीनों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मगर जैसे ही उन्होंने अश्वत्थ के मुंह से ताशा का नाम सुना तो तीनों गुस्से कर उसे देखने लगे। उन तीनों की नजर में कुछ तो अजीब था जिसे अश्वत्थ साफ महसूस कर पा रहा था एल पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अश्वत्थ ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर लिया और क्यूरियस होकर अनन्या को देखने लगा। तो अनन्या एकदम से मगर हल्के गुस्से से बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, आप उस ताशा पाशा को बीच में क्यों ला रहे हैं? वो बहुत बुरा है। हुएल आर्यन भी अनन्या का पूरा साथ देते हुए अपने हाथ को बांधते हुए नाराजगी से बोला, अंडरस्को, अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। लगता है ताशा आपके दिल के बहुत करीब है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। लास्ट वाली लाइन कहते हुए उसने जलन से अपने दांत पीस लिए थे। पता नहीं क्यों पर आर्यन को अश्वत्थ का इस तरह ताशा की साइड लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना ही अनन्या और आशु को पसंद आया। आशु भी अपनी कमर पर हाथ रखकर अपने चबी चबी गालों को फुलाते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को डैडी, ताशा ने हमें परेशान किया, वह बुला है, आप उच्छकी छाइड मत लो। इतना कहकर वो अपना मुंह बनाने लगता है। वहीं उन तीनों के मन में ताशा के लिए इतनी जलन देखकर अश्वत्थ को इसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। एल पर गलती तो तीनों ने की ही थी, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं समझ में आया था कि उसके फार्म हाउस का सामान गया तो गया कहाँ। इसलिए उसने थोड़ी और सख्ती मगर बिना किसी भाव से आर्यन और अनन्या को डराते हुए पूछा, अंडरस्को, अगर तुम दोनों ने नहीं बताया कि फार्म हाउस का सामान कहाँ गया तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल वैसा ही जमीन में दफना दूंगा जैसे तुम दोनों ने आलिया को दफनाया था। और याद रखना, कोई भी तुम दोनों को बचाने नहीं आएगा। ये कहते ही अश्वत्थ होठों पर डेंजरस स्माइल आ गई। एल उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे वह सच में ऐसा कर सकता है। उसकी धमकी सुनकर तो बेचारे अनन्या और आर्यन बुरी तरह डर गए थे। एल उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखते हुए अपने थूक को गटक लिया और फिर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करने लगे। एल इशारों में बात करने के बाद उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो अनन्या जल्दी से अश्वत्थ के एक साइड बैठ गई। एल फिर अपने मुंह को फुलाकर एक बिग वेल बच्चे की तरह उसके हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इतने अमीर हैं फिर भी आपको अपने सामान की पड़ी है। एल आप कितने कंजूस है। अनन्या अश्वत्थ को बहलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ये सवाल पूछना बंद कर दे। आर्यन भी उसका पूरा साथ देते हुए अश्वत्थ के दूसरी साइड बैठकर उसकी चापलूसी करते हुए मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, आपको पता है आप कितने हैंडसम और अमीर हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आप इतने कंजूस क्यों बन रहे हैं? अश्वत्थ को अच्छे से पता था कि उसके अगल बगल बैठे दोनों इंसान जानबूझकर बात को टाल रहे थे। वो उन दोनों से कुछ बोलने ही बोला था कि आशु भी जल्दी से उसके गोद में चढ़कर दांत दिखाते हुए बोला, अंडरस्को डैडी, आपके उन छामान छे किसी का भला हो गया है। खैर अभी तो मुझे भूख लगी है, चलिए ना घर चलते हैं। अश्वत्थ ने पहले आर्यन और अनन्या को गुस्से से देखा, फिर अपनी आंखों का छोटा करके आशु से दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को अब बस तुम्हारी ही कमी थी, लेकिन जब तक मुझे सच नहीं पता चलता मैं ना तो कहीं जाऊंगा और ना तुम तीनों को कहीं जाने दूंगा। अश्वत्थ ने सपाट लहजे में तीनों को जवाब दिया। एल जिसे सुनकर तीनों परेशान हो गए। उसके इस रूड बिहेवियर को देखकर अनन्या ने इरिटेट को फ्लो में सब बता दिया, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, हमने वो सब बेच दिया। इतना कहते कहते अनन्या अचानक ही रुक गई क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। एल फिर उसने डरते हुए अश्वत्थ को देखा जो अपनी लाल आंखों से किसी डेविल की तरह उसे देख रहा था। अश्वत्थ उसके जवाब को सुनकर पागल हो गया था। एल उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बीवी और भाई ऐसी हरकत करेंगे। वो गुस्से से अपने सर को मसलने लगा था। एल शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एल ऐसा नहीं था कि वो सामान को वापस नहीं खरीद सकता था। एल वो सब खरीद सकता था, पर असल प्रॉब्लम तो उसका बददिमाग छोटा भाई और उसकी बेवकूफ बीवी थी, जो खुद तो बेवकूफ थे ही, पर अब वो दोनों आशु को भी वही सिखा रहे थे। अश्वत्थ के हाव भाव को देखकर उसके पास बैठे तीनों बेवकूफों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एल पर तीनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं अश्वत्थ उन्हें पनिशमेंट न दे।
इस डर से तीनों ने जल्दी से मगर एक ही स्वर में मासूम सा चेहरा बनाकर एक साथ कहा, अंडरस्को हम मासूम हैं, हमें पनिशमेंट मत दीजिएगा। डैडी हम मच्छूम हैं, हमें पनिशमेंट मत दीजिए। उन तीनों के इस बिहेवियर से अश्वत्थ का माइंड ब्लैंक हो गया। अश्वत्थ अंडरस्को वो सोचने लगा कि क्या सच में ये तीनों मासूम है। वही दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सभी जिंदल हाउस जाने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि आज ही कनिका की सगाई थी और मिसेज जिंदल ने पूरे राठौर फैमिली को इनवाइट किया था। अंशु तो गुस्सा से अपने रूम में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे, इसलिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो मिस्टीरियस था। अंश के एक हाथ में ब्लैक कॉफी थी। वो ब्लैक कॉफी के मग को घुमाते हुए एक सिप लेकर बेहद ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्को सगाई। सगाई सुनने में ये शब्द कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर क्या ये सगाई भी इतनी इंटरेस्टिंग होगी? कहते ही उसकी हल्की हंसी रूम में गूंज उठी है। अंश को इस वक्त अगर कनिका देख लेती तो वो डर से कांप जाती क्योंकि वो डरावना लग रहा था। कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखने के बाद अंश बड़ी स्टाइल से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। अंश ने जैसे ही अपने फोन को निकालकर उस मैसेज को पढ़ा, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बस अपनी ठंडी आवाज में एक ही शब्द कहा, अंडरस्को इंटरेस्टिंग। वही आलिया सुबह से कई बार नहा चुकी थी, लेकिन जब से आर्यन और अनन्या ने उसे जमीन में गाड़ा था तब से ही बेचारी कई बार नहा चुकी थी। पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन उसे फिर भी बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आलिया 7वीं बार शावर लेकर रूम में आए। फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। मगर उसने छोटे कपड़े पहनना नहीं छोड़ा। वो अपने बालों को झटकते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रही थी, तभी उसकी नजर अंदर आ रहे अश्वत्थ पर पड़ी। जिसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मगर जैसे ही उसने देखा कि अश्वत्थ ने अनन्या को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है, तो उसकी आंखों में जलन और गुस्सा नजर आने लगा। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए मन में बोली, अंडरस्को अगर ये लड़की नहीं होती तो आज अश्वत्थ की बाहों में मैं होती। मुझे जल्दी इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। ये कहकर वो अजीब नजरों से अनन्या को देखने लगती है, जो उसे देखकर जानबूझकर अश्वत्थ से और ज्यादा चिपक गई और अपना मुंह बनाने लगी। पर आलिया को अभी ये नहीं पता था कि अनन्या की याददाश्त वापस आ चुकी है। अब वो उसे बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं है। वही अनन्या की नजर भी सिर्फ आलिया पर थी। उसने कसके अश्वत्थ के शर्ट को पकड़ते हुए मन में कहा, अंडरस्को ये चुड़ैल डायन अभी भी घर पर क्या कर रही है? लगता है अभी तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आया है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अनन्या इस चैनल को यहाँ से भगाने के लिए कुछ तो सोच। कहते हुए वो अपना मुंह बनाने लगती है। तभी आर्यन भी आशु की उंगली पकड़कर अंदर आ जाता है। तो कंचन जी उन चारों को देखते हुए हैरानी से बोली, अंडरस्को तुम लोग इतनी सुबह सुबह बाहर कहाँ गए थे? अश्वत्थ से इतना पूछते ही उन्होंने आर्यन और आशु को हैरानी से देखा। अंडरस्को और तुम दोनों तो सुबह यही थे, फिर अचानक ही गायब हो गए हैं और अब अश्वत्थ के साथ आ रही हो? कंचन जी का सवाल सुनकर अश्वत्थ का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और फिर रूड वॉइस में बोला, अंडरस्को बेहतर होगा आप इस सवाल को इन तीनों बेवकूफ से ही पूछे, क्योंकि ये तीनों आजकल बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इतना कहते ही उसने अनन्या को गुस्से से नीचे उतार दिया और गुस्से से रूम की तरफ शावर लेने चला गया, क्योंकि बेचारे ने अपने फार्म हाउस पर शावर भी नहीं लिया था क्योंकि उसके कपड़े तक वहां से गायब थे। अश्वत्थ को इतने गुस्से में देखकर कंचन जी ने हैरानी से अनन्या से सवाल किया, अंडरस्को इसे क्या हुआ? तो अनन्या अपने पैर को पटककर अश्वत्थ की पीठ को देखते हुए नाराजगी से बोली, अंडरस्को हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो शॉपिंग करने के लिए पैसे कमाने गए थे, पर ये तो हम पर गुस्सा करने लगे। उसके बचकाने जवाब को सुनकर कंचन जी मुस्कुराने लगी। तभी वो सभी को देखते हुए एकदम से बोली, अंडरस्को तुम सभी जाकर तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। पार्टी का जिक्र सुनकर अनन्या, आशु और आर्यन की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। वह तीनों जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गए। वही आलिया की आंखों में भी एक इविल चमक आ गई थी। वो अनन्या को देखते हुए इविल स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को इसी पार्टी में मैं तुम्हें मेरे अश्वत्थ से अलग कर दूंगी, बस तुम देखती जाओ अनन्या मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कैसे मैं तुम्हारी इज्जत सबके सामने नीलाम करती हूँ। आलिया ये सब कहते वक्त मन ही मन बहुत खुश थी। उसने तो मन ही मन अश्वत्थ से शादी करने के सपने भी देखना शुरू कर दिया था। वही अहम पूरी रात हॉस्पिटल में पीहू के पास ही था। पर पीहू ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। वो तो चाहती थी अहम उसे उसकी हालत पर छोड़कर वहां से चला जाए, पर अहम वहां से नहीं गया। उसने तो अपनी सगाई की अंगूठी भी वही फेंक दी और अपने डैड से भी कह दिया कि वो कोई शादी वादी नहीं करने वाला। यहाँ तक कि उसने डॉक्टर अंकल को भी पीहू के करीब नहीं जाने दिया। तभी अहम कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल में अहम ने देखा पीहू के डॉक्टर अंकल फिर से वार्ड में आ गए थे। उन्हें देखकर अहम का खून अंदर ही अंदर जलने लगा था। उसने घूर के उनकी तरफ देखा, मगर डॉक्टर अंकल उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अंडरस्को पीहू मुझे लगता है अब तुम ठीक हो, अब हमें घर चलना चाहिए। इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रख देते हैं। फिर पीहू को देखकर गुस्से से कुछ इशारा करने लगे।
मगर अहम इतना बेवकूफ नहीं था कि वो डॉक्टर अंकल के इशारे को समझ ना पाए, पर उसने एक और चीज पर गौर किया था कि डॉक्टर अंकल को देखते ही पीहू काफी ज्यादा डर जाती है। भले ही वो अपने चेहरे पर अपने डर के भाव को नहीं लाती, मगर उसकी आंखें हर एक चीज को साफ बयां कर रही थी। डॉक्टर अंकल पीहू का हाथ पकड़ पाते कि उससे पहले ही अहम ने पीहू का हाथ पकड़ते हुए पीहू से कहा, अंडरस्को पीहू, तुम आज मेरे साथ पार्टी में चल रही हो और मुझे ना बोलने की हिम्मत मत करना क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं। एल AHMR की आवाज में रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर था। एल वो पीहू को ऑर्डर दे रहा था। एल उसने ये जानबूझकर किया था ताकि वो डॉक्टर अंकल को दिखा सके कि पीहू सिर्फ उसकी है और वो उसका ध्यान रख सकता है। पीहू भी डॉक्टर अंकल को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। एल वह डॉक्टर अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि डॉक्टर अंकल फिर से उसे मारेंगे और उसे टॉर्चर करेंगे। उसने कसके बेडशीट को पकड़ लिया था एल, मगर उसका एक हाथ अहम के हाथ में था जिस कारण वो पीहू के डर को महसूस कर पा रहा था। उसने डॉक्टर अंकल को पूरी तरह से इग्नोर किया और जबरदस्ती पीहू को अपनी गोद में उठाकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। पीहू ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि उसे कैसे भी करके अंकल से छुटकारा चाहिए था। वही डॉक्टर अंकल भी अहम के पीछे आ जाते हैं क्योंकि वो पीहू को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते थे। वार्ड से बाहर निकलते ही वो गुस्से से अहम को देखते हुए चिल्लाए, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीहू को छूने की, उसे मेरे हवाले कर दो वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस शब्द सुनते ही अहम के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। एल उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसने एक नजर डॉक्टर अंकल को देखा और फिर अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करके वहां से चला गया। उसे एक बार फिर से खुद को इग्नोर करते हुए देखकर डॉक्टर अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंडरस्को रुको वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एल तुम अभी जानते नहीं हो मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, मैंने कहा रुको। वो चिल्लाते रहे पर अहम बिल्कुल नहीं रुका। कार के पास पहुंचते ही अहम पीहू को लेकर अंदर बैठ गया। तो पीहू जो अभी तक शांत थी वो एकदम से कार से उतर जाती है। फिर बिना किसी भाव से बोली, अंडरस्को थैंक यू मिस्टर अहम मुझे उस घटिया इंसान से बचाने के लिए, पर अब मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कहते हुए पीहू बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां से जाने लगी। एल पर वो एक कदम भी बढ़ती कि उससे पहले ही अहम उसकी कलाई को कस के पकड़कर कार के अंदर खींच लेता है। पीहू भी संभल नहीं पाती और सीधा अहम की बाहों में कैद हो जाती है। वही अनन्या, आशु और आर्यन ने आज खूब शॉपिंग की क्योंकि उन्होंने अश्वत्थ के सामान को बेचकर पैसे जो कमाए थे। एल कोल्ड स्वेट स्माइल। वही आलिया भी अनन्या के फैमिली के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। एल वो आज रात की पार्टी में अनन्या को अश्वत्थ से अलग करना चाहती थी। एल और इन सब में अरुण भी साथ दे रहा था क्योंकि वो काफी पहले से ही अनन्या को पाना चाहता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अनन्या की खूबसूरती का दीवाना था। शाम का वक्त जिंदल हाउस में अब तक मेहमान आना शुरू हो चुके थे क्योंकि एंगेजमेंट कुछ ही समय में होने वाली थी। पूरे जिंदल विला को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। एल क्योंकि मिसेज जिंदल बहुत खुश थी। विला के गेस्ट रूम में कनिका तैयार होकर बैठी थी। उसने बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके ही मैचिंग की ज्वेलरी भी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी एल, मगर उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। एल वो चुपचाप तैयार होकर बेड पर बैठी हुई थी और एकटक अपने सामने लगे मिरर में खुद की छवि को देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ होगी। कनिका मिरर में खुद को देखते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को काश मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हो रही होती अंश, तो कितना अच्छा होता। एल पर अफसोस हमारी शादी मेरा एक सपना बनकर ही रह गया, एक ऐसा खूबसूरत सपना जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। अपनी बात खत्म करते ही उसने कसके अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि उसके आंखों से आंसू ना बहे। कनिका पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले कि उसके और अंश के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, पर वो भूल चुकी थी कि अंशु उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वही अंश खिड़की पर बैठा मुस्कुराते हुए कनिका को देख रहा था। एल उसने कनिका के कहे हर एक शब्द को काफी अच्छे से सुना था। एल जिसे सुनकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए खिड़की से नीचे उतरा और दबे पांव कनिका के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में अपनी मैग्नेटिक आवाज में मगर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को डार्लिंग किसने कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम चाहो तो हमारे बीच अभी और इसी वक्त इस रूम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। ये सब कहते ही वो अपनी एक आंख विंक कर देता है। एल उसके वो अपने ठंडे हाथ को कनिका की पीठ पर फिराने लगा, जिसे महसूस करते ही कनिका सिहर उठी। एल मगर अंश को यहाँ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने देखा रूम का डोर अंदर से बंद है तो उसने एक राहत के सांस ली। एल और फिर अंशु को खुद से दूर करके गुस्से से बोली, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आह! वो इतना बोली ही थी कि उसकी चीख निकल जाती है एल क्योंकि अंश ने उसकी पतली कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। अंश और कनिका इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी अंश कनिका की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए स्माइल करके बोला, अंडरस्को स्वीट हार्ट तुमने सोच कैसे लिया कि तुम अंश सिंघानिया से पीछा छुड़ा सकती हो? आज एंगेजमेंट जरूर होगी मगर हमारी
इतनी कहकर वो अपनी एक आंख मार देता है। एल फिर कनिका को जबरदस्ती किस करने लगता है। किस करते करते वो उसे लेकर बेड पर आ गया। एल वही कनिका उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। एल पर अंश उससे ज्यादा ताकतवर था। वही पार्टी में मिसेज जिंदल ने खुराना परिवार को भी बुलाया था। अब तक अनन्या, अश्वथ, आशु, आर्यन, अभिषेक, वेद और अगस्त भी आ चुके थे। हमेशा की तरह सभी बॉयज ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और सभी ने अपने बालों को काफी अच्छे से जेल से सेट किए हुए थे। सभी ने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था। सभी अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए एक साथ कार से निकलकर अंदर जाने लगे। हर कोई इतने हैंडसम लड़कों को एक साथ देखकर हैरान थे। सभी बड़े ही स्टाइल के साथ अपने एक हाथ को जेब में डालकर अंदर जा रहे थे। एल आशु सबसे आगे अपने बालों में हाथ फेरता हुआ चल रहा था। एल उसके साथ अनन्या भी थी, जिसने स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। एल वो आशु का हाथ पकड़कर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक क्वीन अपने बेटे को लेकर बड़े ही शान से चल रही हो और उसके पीछे कई सारे बॉयज उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अनन्या भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। एल उसने अपने लंबे बालों को अश्वात के भरोसे खुला छोड़ा हुआ था। एल जिसे वह बार बार झटकते हुए लोगों को घमंड दिखा रही थी। वहीं अनन्या की खूबसूरती को देखते ही अरुण जो एक कोने में खड़ा था, एल उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। उसके बगल में खड़ी आलिया ने भी यह चमक देख ली थी। एल अब वह इंतजार नहीं कर पा रही थी अनन्या को सबक सिखाने के लिए। वही आर्यन और अनन्या आशु को लेकर जल्दी से खाने की तरफ भाग जाते हैं और बेचारे बॉयज एक साथ वहीं पर खड़े होकर कुछ बातें करने लगते हैं। एल तभी आलिया अरुण को कुछ इशारा करती है तो अरुण तुरंत ऊपर की तरफ मुस्कुराते हुए चला जाता है। ये देखकर आलिया भी अपने स्टाइलिश गाउन को संभालते हुए उस तरफ चली गई। एल जिधर अनन्या गई थी। आर्यन और आशु एक तरफ खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे और अनन्या कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रही थी। यही मौका आलिया को अच्छा लगा तो वो जल्दी से अनन्या के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और ऊपर की तरफ इशारा करके भोली सूरत बनाकर बोली, अंडरस्को अनन्या तुम्हें अश्वथ ऊपर बुला रहा है, अब यह मत पूछना क्यों, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया हुआ। इतना कहते ही वो तुरंत अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। वही अनन्या को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह जल्दी से हाल में जाकर देखती है तो सच में अश्वथ वहां पर नहीं था। तो उसे लगा कि शायद आलिया सही बोल रही थी। एल इसलिए वह भागते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। एल पर उसे ऊपर वाले रूम में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एल तो वो अश्वथ को ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, अचानक ही किसी ने रूम को अंदर से बंद कर लिया। तो उसने चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा तो अरुण एविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। अरुण को देखते ही अनन्या जो शौक थी, एल अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एल क्योंकि उसे अरुण से अपना पुराना हिसाब छुट्टा करना था। वही अरुण मुस्कुराते हुए अनन्या को अजीब नजरों से देखकर हंसते हुए बोला, अंडरस्को अनन्या पिछली बार तुम मुझे बच गई थी, आज कैसे बचाएगी। इतना कहकर वो अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बात सुनकर अनन्या अंदर ही अंदर हंसने लगती है और फिर अरुण के थोड़ा करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से मगर अदा के साथ बोली, अंडरस्को पर तुमसे बचाना ही कौन चाहता है, मैं तो चाहती ही थी कि हम अकेले में मिले ताकि मैं तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर सकूं। उसने ये सब इतने अदा के साथ कहा था कि अरुण को ऐसा लगा कि जैसे अनन्या सच में उसमें इंटरेस्टेड है। एल ये सोचते ही वो खुशी से फुला नहीं समा रहा था। फिर उसके होठों पर एक इविल स्माइल आ जाती है। रूम में केवल अरुण और अनन्या ही मौजूद थे। अनन्या की खूबसूरती देखकर अरुण अपनी हवस को रोक नहीं पा रहा था। उसने अनन्या के हाथ को एकदम से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए एविल स्माइल करके कहा, अंडरस्को अनन्या, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी मुझमें इंटरेस्टेड हो, चलो इस रात का फायदा उठकर हम दोनों एक हो जाते हैं। एल इतना कहते ही वो अनन्या को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा। उसे खुद की तरफ झुकते हुए देखकर अनन्या मन ही मन झल्ला उठी। उसका मन कर रहा था कि वो अरुण को रूम की खिड़की से नीचे फेंक दे, मगर फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजाकर सिडक्टिव वॉइस में उसके गालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को अरुण, मुझे बहुत शर्म आ रही है। एल तुम एक काम करो, पहले अपने सारे कपड़े उतारो, फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग कर पाएंगे। कहते हुए वो अपनी पलकों को झुकाकर शर्माने का नाटक करने लगी। शर्माते वक्त उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर के आ रही थी। एल जो अरुण को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, वो पूरी तरह से अनन्या को जाल में फंस चुका था। एल फिर वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। देखते ही देखते उसने अपनी शर्ट और कोट के उतार दिया। वो जैसे ही अपनी पैंट को उतारने वाला था तभी अनन्या एकदम से चिल्लाए, अंडरस्को नहीं नहीं, एक काम करो, जाकर टॉवल पहन कर आओ। एल अरुण तो पूरी तरह से अनन्या की खूबसूरती में डूबा हुआ था। एल इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और वॉशरूम के अंदर चला गया। फिर जल्दी से एक टॉवल पहनकर वो बाहर आ जाता है। उससे अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो अनन्या को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजर से देखते हुए बेड की तरफ इशारा करके बोला, अंडरस्को अनन्या, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। एल मैं आज तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ। एल कहते कहते वो अनन्या के बेहद करीब आ जाता है।
तो अनन्या अपनी आंखों में चमक लेकर पीछे की तरफ धीरे धीरे जाते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, मैं भी कब से तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहती हूँ। कहते ही उसने अपने पीछे जो डंडा छुपा के रखा था उसे निकाला और उनके सर पर जोर से दे मारा। अरुण को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऊपर से अनन्या ने उसे काफी जोर से मारा था, इसलिए वो अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगा, आह अनन्या क्या कर रही हो। ओ, वो अपने शब्दों को पूरा भी नहीं कर पाया कि उससे पहले ही अनन्या ने डंडे को उठाकर किसी गद्दे की तरह अरुण को पीटने लगी। अरुण जैसे ही उसका सामने करने के लिए उठा, अचानक ही उसका टॉवल ढीला पड़ गया तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वो पूरे रूम में खुद को बचाते हुए चिल्लाकर भाग रहा था। और अनन्या उसे डंडे से मारने के बाद उस पर लात घुसा बरसा रही थी। आह आह, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अरुण अब रोने लगा था और अनन्या से भीख मांग रहा था कि वो उसे छोड़ दे। अनन्या काफी गुस्से में थी मगर उसने अपना सारा गुस्सा अरुण के ऊपर उतार दिया था। वो अरुण को और भी ज्यादा मारना चाहती थी मगर तभी उसे एहसास हो कि कोई उस तरफ आ रहा है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे अरुण जैसे बेवकूफ इंसान के साथ देखे, इसलिए वो दरवाजे से अपनी मुंडी निकालकर चार तरफ देखने लगी। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो तुरंत वहां से भाग गई। वही रूम में पड़ा अरुण दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे जिसमें से खून भी बह रहा था। अनन्या ने उसे सच में खूब धोया था। कोल्ड स्वेट स्माइल। वही कनिका के रूम में अंश उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। एंगेजमेंट का समय हो चुका था। कनिका को बुलाने के लिए अब तक मिसेज जिंदल 2 बार आ चुकी थी, पर कनिका इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि वह दरवाजा खोल सके। वो अंशु को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को अंश, क्या कर रहे हो तुम? मेरी एंगेजमेंट है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उसके इस तरह चिल्लाने से अंश के होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। वो कनिका के लंबे घने बालों में अपने हाथ फेरते हुए एविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को बेबी, मैंने देखा कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं रोका था, फिर इतना गुस्सा क्यों? कहकर वो बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर कनिका अपनी जगह से उठकर खुद को चादर में लपेटते हुए पीसकर बोली, अंडरस्को किसने कहा कि मैं एंजॉय कर रही थी? मैंने तुम्हें कितना रोका पर तुम नहीं रुके, बेशर्म कहीं के। सच में मैंने तुम्हारे जितना बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा है। कहकर वो वहां से उठकर जाने लगी। तो अंश उसकी कलाई को पकड़कर वापस उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अब तो कनिका हिल भी नहीं पा रही थी। उसे अंश पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अंश का सर फोड़ दे। पर किसी तरफ अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो बोली, अंडरस्को अंश जाने दो मुझे। कहकर वो इरिटेट सा चेहरा बना लेती है तो अंश एकदम से उसके ऊपर आ जाता है। फिर अपनी गर्म सांसों को उसके गालों पर छोड़ते हुए धीरे मगर ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्को कहाँ जाओगी एंगेजमेंट करने? पर वहां तो पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है स्वीट हार्ट। अंश ने ये सब बड़े ही कातिलाना अंदाज में कहा था। उसके इस तरह बोलने से कनिका सीरियस हो रही थी मगर उसने जैसे ही सुना कि नीचे एंगेजमेंट हो गई वह काफी ज्यादा शॉक हो गई। एंगेजमेंट हो गई, पर मैं तो यहाँ हूँ। कनिका अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाए और उसने अंश से सवाल किया, पर अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मिस्टीरियस वे में उसके चेहरे को सहलाते हुए उसने टेबल से एक बॉक्स उठाकर कनिका के सामने खोल दिया, जिसमें कपल रिंग थी। उस रिंग को देखते ही कनिका की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वहीं नीचे एंगेजमेंट चल रही थी। दक्ष काफी खुश होकर अपने बगल में खड़ी लड़की को देख रहा था जिसने घूंघट किया हुआ था। मगर उसे काफी अजीब लग रहा था कि कनिका उससे दूर दूर क्यों खड़ी है। और जब भी वो कनिका को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता तो वह तुरंत पीछे क्यों हो जाती। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि कनिका को शायद शर्म आ रही है। वही अगस्त, अभिषेक, अश्वथ, आर्यन, आशु, हम जो अभी अभी पीहू के साथ आया था, उन सब के होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी और वो सब स्टेज पर खड़ी लड़की को ही देख रहे थे। नहीं नहीं, लड़की कहना शायद गलत होगा, लड़के को देखकर मुस्कुरा रहे थे जो इस वक्त लड़की के भेष में अपने चेहरे पर घूंघट डाले दक्ष के बगल में खड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि वेद था जिसने पूरा लड़की का लुक लिया हुआ था और कनिका बनाकर दक्ष के साथ एंगेजमेंट किया था। वेद के हाथ बहुत पतले और गोरे थे, बिल्कुल लड़कियों की तरह, इसलिए रिंग पहनाते वक्त दक्ष को बिल्कुल भी उस पर शक नहीं हुआ। ऊपर से कनिका जब हाई हील्स पहनती थी वेद के हाइट की ही लगती थी और वेद कनिका से बस थोड़ा ही हेल्थी था। मगर उसे इस तरीके से लहंगा चोली पहनाया गया था कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। वेद अपनी उंगलियों को फंसाकर दांत पीसते हुए मन में बोला, अंडरस्को इस गधे अंश के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। गधा, कामिना, नाग, डायनासोर कहीं का एक एक का बदला लूंगा मैं तुमसे। मैंने तो सोचा था मैं कभी शादी नहीं करूंगा, इसलिए आज तक कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, मगर इस दोस्ती के चक्कर में आज कैसे दिन आ गए हैं कि लड़की बनकर एक लड़के से एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। हे भगवान, अच्छा हुआ शादी के मंडप पर दुल्हन बनाकर नहीं बैठाया इन्होंने मुझे, वरना मेरे पति बनने की उम्र में ही मेरा खुद का एक पति बन जाता है। कहते हुए वो मन ही मन अंश और बाकी बॉयज को खूब कोसने लगा क्योंकि उन्होंने नहीं उसकी यह हालत की थी। अश्वथ वाइन पीते हुए अपनी नजरों से अनन्या को ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशंस नहीं थे।
तभी अगस्त अपनी हंसी को छुपाती हुए बोला, अंडरस्को वैसे वेद इन कपड़ों में कितना खूबसूरत लग रहा है। हाय, मेरा तो मन कर रहा मैं ही इससे शादी कर लूं। कहकर वह मंद मंद मुस्कुराने लगा। तो अभिषेक उसे कोहनी मारते हुए उसका मजाक बनाते हुए बोला, अंडरस्को हाँ तो तू कर लेना शादी, मैं तो कहता हूँ आज ही कर लो, फिर रात भर सुहागरात मनाते रहना। कहकर वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगता है। एल तो अगस्त गुस्से से उसके सर पर जोर से मार देता है। यहाँ पर सभी बॉयज अकेले ही थे क्योंकि सभी गर्ल्स अपने में ही बिजी थी। एल मगर पीहू को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वेटर से वॉशरूम का पूछकर ऊपर की तरफ से चली गई। वो जैसे ही वॉशरूम में पहुंची उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एल वहां की शांति उसे कुछ अजीब सा महसूस करा रही थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वॉशबेसिन के पास जाकर अपने चेहरे को धोने लगी। आज उसके साथ जो कुछ हुआ भी हुआ था, वो उसके बारे में सोचते हुए कहीं खो सी गई थी। एल मगर जैसे ही वो अपने चेहरे को धोकर पीछे पलटी, उसके चीख निकल गई। आह, क्योंकि उसके सामने ही एक हट्टा कट्टा आदमी काले कपड़े पहनकर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा हुआ था। उसने अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था और पीहू की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था एल, इसलिए पीहू उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर पीहू ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस आदमी को धक्का दिया और वहां से भागने लगी। उसके इस तरह भागने से वो आदमी ठहाका मार कर हंसने लगा और फिर उस खंजर को लेकर वॉशरूम से बाहर निकलकर फिर से पीहू के पीछे जाने लगा। पीहू इतना ज्यादा डर गए थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां भागे एल, इसलिए वो नीचे जाने के बजाय टेरेस की तरफ जाने लगी। उसके माइंड ने डर के मारे काम करना बंद कर दिया था। एल उसकी बॉडी कांप रही थी। बचाओ, अहम अहम, वो अपनी कांपती हुई आवाज में डरते हुए मदद के लिए आवाज भी लगा रही थी। एल पर नीचे शोर शराबा होने के कारण कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाया। एल एंगेजमेंट हो जाने के बाद वेद को कनिका समझकर मिसेज जिंदल ऊपर लेकर जाने लगी। ये देखकर अश्वथ को छोड़कर सभी बॉयज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कहीं मिसेज जिंदल को सब पता चल जाए कि वह कनिका नहीं है। तभी उन्होंने देखा ही अर्शी एकदम से मिसेज जिंदल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो वो सब एक राहत की सांस लेते हैं। वही अर्शी बिना किसी एक्सप्रेशन से मिसेज जिंदल को देखते हुए बोली, अंडरस्को मिसेज जिंदल मैं खुद मेरी बहन को ऊपर लेकर जाऊंगी। कहकर वो बिना वक्त गवाए वेद को वहां से लेकर चली गई। अर्शी ने वेद का हाथ पकड़ा हुआ था। एल ये चीज दूर से ही आर्यन ने देख लिया था। अब था तो वो भी अश्वथ सिंह राठौड़ का ही भाई, तो जलता कैसे न, जलन से तो उसकी दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। अश्वथ, अहम, अभिषेक और अगस्त अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहे थे। एल उन्हें पता था आर्यन चुपचाप तो नहीं बैठने वाला। और हुआ भी वैसे ही। आर्यन ने अपनी गोद से आशु को उठाकर अश्वथ के बगल में बैठा दिया और अपने पैर को पटकते हुए अर्श के पीछे चला गया। एंगेजमेंट हो जाने के बाद सभी मेहमान खाना खाने में बिजी हो गए। मिसेज जिंदल भी मिसेज खुराना और रिया के साथ बात करने में लग गई। दक्ष जो एक बिजनेसमैन से बात करने ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर अश्वथ और पूरे बॉयज गैंग पर पड़ी, तो वो मुस्कुराते हुए उस तरफ बढ़ चला। सभी बॉयज अपने में ही बिजी थे, मगर जैसे ही उन्होंने दक्ष को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अभिषेक दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को ये खंचूरा हमारी तरफ क्यों आ रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि उसकी सगाई कनिका से नहीं बल्कि वेद से हुई है, और अब ये वेद का हाथ हमसे मांगने आ रहा हो। कहकर वो अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तो अगस्त उसके सर पर फिर से मारते हुए घुर के बोला, अंडरस्को बेवकूफ कहीं के, अपना मुंह बंद रखो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता एल जो ऐसी बकवास बातें सोचे। उसके ये बोलने से अभिषेक मासूम सा चेहरा बनाकर अहम से शिकायत करते हुए बोला, अंडरस्को अहम देखो न, ये मुझ जैसे बच्चे को मार रहा है, मुझे बचा लो वरना मुझे डर है कि कहीं ये मुझे जान से ही न मार दे। उसकी नौटंकी देखकर अहम उससे बुरी तरह घूरने लगा। तो अभिषेक डरने का नाटक करके कांपते हुए बोला, अंडरस्को मुझे डर लग रहा है तुम सबसे, तुम सब बुरे हो इसलिए मैं मेरी एजेंट बीवी के पास जा रहा हूँ। एल कहकर वो जल्दी से भाग गया। तो अगस्त उसकी पीठ को घूरते हुए दांत पीस बोला, अंडरस्को नौटंकी कहीं का। अगस्त को गुस्से में देखकर अहम हंसते हुए बोला, अंडरस्को तुम अपना खून क्यों जला रहे हो उस सपेरे के पीछे? वैसे भी वो एक मौका ही ढूंढ रहा था महिमा के पास जाने का, और आरवी जब मिलेगी तुम भी ऐसा ही करोगे। इतना कहते ही अहम को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो वो गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ अगस्त को देखने लगता है, जिसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए थे और वो शांत भी हो गया था। अहम जैसे ही सॉरी बोलने को हुआ कि अगस्त दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को ये सब मेरी किस्मत में लिखा है, जब मैं उसे नहीं चाहता था तो वो मेरे पास थी, अब जब मैं उसे चाहता हूं कि वह मेरे पास रहे तो वो मुझे मिल ही नहीं रही है। कहकर वो अपनी आंखों को कसके बंद कर लेता है। वही उसकी दर्द भरी बातें सुनकर अश्वथ के हाथ अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। एल उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशंस नहीं थे एल, मगर उसकी आंखों में कुछ तो था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आरवी के बारे में कुछ पता हो। उसी वक्त दक्ष भी उनके बीच में बैठते हुए अश्वथ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को हेलो मिस्टर राठौर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दक्ष की मुस्कान अगस्त और अहम के दिल में चुभ रही थी।
वही अश्वत्थ बिना किसी भाव से दक्ष को देखता रहा, पर उसने उससे हाथ नहीं मिलाया, केवल अपना सर हल्का सा हिला दिया। तो दक्ष के होठों की मुस्कान फीकी हो गई। उसने थोड़ा एम्बेरेस होकर अपने हाथ को पीछे खींच लिया। वही इस वक्त आशु अपने तिरछी नजरों से आलिया को देख रहा था, जो कब से अश्वत्थ के पास बैठने के फिराक में थी। उसने देखा आलिया काफी करीब आ गई थी, तो वह एकदम से अश्वत्थ के पास अपने हाथ पैर फैलाकर सोफे पर लेट गया और मुंह बनाकर आलिया को घूरने लगा। तो आलिया, जो अश्वत्थ के पास बैठने वाली थी, वो आशु की इस हरकत से चिढ़ गई थी। वो गुस्से से अपने मन में बोली, अंडरस्को, ये बच्चा भी उस अनन्या की तरह ही बिगड़ैल और बदतमीज है, पर मैं भी आलिया हूँ। एल कहते हुए वो घमंड से मुस्कुराते हुए आशु को एक साइड बैठकर खुद वही बैठ गई। आलिया अभी भी मुस्कुरा रही थी। एल उसके एक हाथ में जूस था। एल उसने जूस को हिलाते हुए अश्वत्थ को देख रही थी। एल जो बिना किसी भाव से अपने हाथ में पकड़ी वाइन को पी रहा था। अश्वत्थ ने काफी ज्यादा वाइन पी ली थी, वो थोड़े नशे में भी था। वही आशु गुस्से से आलिया को देखते हुए अपने जेब से कुछ निकालने लगा। इस वक्त उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। एल ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा हो। अनन्या भी अब तक वहां पर आ गई थी। एल उसने जैसे ही अश्वत्थ के पास आलिया को देखा, वो तुनक कर बोली, अंडरस्को, ये डायन फिर से चुंबक की तरह मेरे मिस्टर हैंडसम से चिपक रही। एल इसकी तो कहते हुए वो अपने पैर को पटक कर अश्वत्थ की तरफ बढ़ चली। वही अर्शी वेद को लेकर गेस्ट रूम में गई। एल उसने जैसे ही वेद का हाथ छोड़ा, अचानक ही किसी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। अर्शी काफी शौक हो गई थी। एल मगर जैसे ही उसने एक जानी पहचानी खुशबू स्मेल की, तो वो तुरंत पहचान गई कि ये कोई और नहीं बल्कि आर्यन है। आर्यन गुस्से में था। एल वो अर्शी को लेकर बगल वाले गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। फिर अर्शी को नीचे उतारकर उसे गुस्सा देखने लगा। एल उसके गुस्से से घूरने के कारण अर्शी की आंखें छोटी हो गई। एल उसने अपने हाथ को बांधते हुए सर्द आवाज में पूछा, अंडरस्को, मिस्टर बेबी हस्बैंड, ये क्या हरकत है? उसके सवाल को सुनकर आर्यन अपनी आंखों को चढ़ाते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर गुस्से से बोला, अंडरस्को, तुमने उस झींगुर वेद के हाथ को क्यों पकड़ा था? तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? और मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन लिया था, तुमने उसे क्यों नहीं पहना? मैं कुछ नहीं जानता अभी, और इसी वक्त उसे पहनो और इस कपड़े को उतारो। आर्यन एकदम से जिद करने लगा था। एल वो जबरदस्ती उसके दुपट्टे को निकाल कर फेंक देता है। एल फिर अर्शी के ब्लाउज की डोरी को खोलने लगा। डोरी जैसे ही खुली, अर्शी की सांसें थम सी गई। एल उसने नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसा कुछ करेगा। वो जल्दी से आर्यन की तरफ पलटकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। एल तभी वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे आर्यन के पास से वाइन की स्मेल आ रही थी। उसे अच्छे से पता था आर्यन वाइन बिल्कुल नहीं पीता है। वो अपनी भौहें चढ़ाकर आर्यन को स्मेल करने लगी। एल फिर हैरानी से पूछा, अंडरस्को, तुमने वाइन पी है आर्य? वो अपनी बात को पूरा करती कि आर्यन तुरंत मना करते हुए बोला, अंडरस्को, नहीं नहीं, मैंने कोई वाइन नहीं की, मैं बस जूस पिया था। एल अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरा लाया हुआ ड्रेस पहनो। एल अर्शी से इतना करते हुए वो पूरे रूम में कुछ ढूंढने लगा। एल तो अर्शी उसके पीछे जाते हुए उसे समझकर बोली, अंडरस्को, बेबी हस्बैंड, जो गाउन तुम लाए थे वो बहुत भारी था और मैं प्रेगनेंसी में इतने भारी कपड़े नहीं पहन सकती। एल मेरी बात को समझो और ये जिद छोड़ो। आर्यन। एल अर्शी ने आर्यन को जोर से पुकारा था। एल फिर वो एक जगह पर खड़ी हो गई। एल क्योंकि आर्यन बार बार रूम में इधर उधर जाकर कुछ ढूंढ रहा था। एल फिर उसे ड्रॉर में कुछ मिला तो उसकी आंखें चमकने लगी। फिर वो अर्शी के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अर्शी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर जब तक वो कुछ समझती कि उससे पहले ही आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से अर्शी के पूरे ब्लाउज की डोरी के साथ उसके बाह को भी काट दिया, जिस कारण ब्लाउज अर्शी के कंधे से गिर गया, पर उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया। इस वक्त शर्म से उसकी पलकें झुक गई थी। एल पर उसे आर्यन पर गुस्सा भी आ रहा था। वही आर्यन कैंची को फेंक कर जिस करते हुए फिर से बोला, अंडरस्को, तुम पहनोगी गाउन या नहीं? एल उसके जिद के आगे आखिरकार अर्शी को हार माननी ही पड़ी। ठीक है, पर उसके लिए हमें रूम जाना होगा। एल उसकी हाँ सुनते ही आर्यन पीछे मुड़कर एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को, ठीक है चलो। उसकी एक्साइटमेंट को देखकर अर्शी दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, पहले मुझे अपना कोट दो, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही यहाँ से बाहर जाऊं? अर्शी की बात सुनकर आर्यन पलटकर उसे देखने लगा, फिर मुंह बनाते हुए अपना कोट उतार कर उसे देते हुए बोला, अंडरस्को, मैं दे तो रहा हूं, पर उसे संभाल कर रखना, ये बहुत कीमती है और महंगा भी, इसे धुलकर मुझे वापस कर देना। एल इस पर जूस तो बिल्कुल भी मत गिराना। ऐसे ही पता नहीं और क्या क्या को अर्शी को बताते हुए रूम से बाहर आ जाता है। वो दोनों जैसे ही अर्शी के रूम पहुंचने वाले थे, एल की उससे पहले ही रास्ते में उसे एक आंटी मिल गई। वह आंटी अर्शी को काफी अच्छे से जानती थी। उन्होंने जैसे ही अर्शी को कोट पहने हुए देखा तो हैरानी से पूछा, अंडरस्को, अर्शी, तुमने लहंगे पर कोट क्यों पहन रखा है? एल क्या तुम्हें ठंड लग रही है? उनका सवाल सुनकर अर्शी का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। एल क्योंकि उसे अनजान लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कुछ बोलती कि आर्यन बीच में ही दांत दिखाते हुए बेशर्मी से बोला, अंडरस्को, ठंड नहीं लग रही आंटी, वो मैंने कैंची से इसके ब्लाउज को काट दिया, इसलिए।
वो उसके आगे कुछ बोलता है कि अर्शी तुरंत गुस्से से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले गई एल, वरना तो आर्यन पता नहीं क्या क्या बोल देता है। वही वो आंटी भी आर्यन की अधूरी बात सुनकर शर्म गई। ये आजकल के बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहते हुए वो वहां से चली गई। वही अहम ने काफी देर से पीहू को नहीं देखा था एल, इसलिए वो काफी परेशान हो गया था। मगर उसने पीहू के ड्रेस में ट्रैकर लगाया हुआ था एल, जिस कारण उसे तुरंत पता चल गया कि पीहू टेरेस पर थी। ये लड़की वहां क्या कर रही है अंडरस्को, कहते हुए वो परेशान होकर भागते हुए टेरेस की तरफ जाने लगा। अश्वथ जो आराम से बैठा वाइन पी रहा था एल, जैसे ही आलिया ने उसके कंधे को छुआ उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। तभी उसने अपने वाइन को बड़े ही अजीब तरीके से हिलाते हुए बेहद डेंजरस आवाज में आलिया को वार्निंग देते हुए कहा, अंडरस्को अभी और इसी वक्त अपने गंदे हाथ को मुझसे दूर रखो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एल अश्वथ की आवाज बेहद डरावनी थी, जिसे सुनकर आलिया एक पल के लिए घबरा गई एल, मगर उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो अनन्या से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती थी। उसके हिसाब से अनन्या अश्वथ के लायक नहीं थी एल, अश्वथ के लायक अगर कोई था तो सिर्फ वो थी एल। वही आलिया ने अश्वथ की धमकी को हल्के में ले लिया एल, इसलिए उसने अश्वथ के कंधे से अपना हाथ नहीं उठाया। फिर प्यार से एक बिगड़ेल बच्चे की तरह बोली, अंडरस्को अश्वथ हम बचपन के दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो एल। उसने इतना कहा ही था कि तभी अश्वथ ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी वाइन को आलिया के चेहरे पर फेंक दिया। वही आलिया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अश्वथ उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। अश्वथ ने आलिया के हाथ को अपने कंधे से झटक कर उसे खुद से दूर कर दिया एल। उसने काफी जोर से आलिया के हाथ को झटका था, जिसका कारण आलिया संभल नहीं पाए और सोफे से नीचे गिर गई। आलिया को काफी एम्बेरस फील हो रहा था क्योंकि पार्टी में मौजूद सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वह मन ही मन अनन्या पर गुस्सा कर रही थी एल, क्योंकि ऑफिस में भी अनन्या के कारण उसकी बेइज्जती हुई थी और अब उसके कारण ही आज इस पार्टी में भी उसकी बेइज्जती हो रही है। अश्वथ ने अपने सामने रखी वाइन की बोतल को उठाया और सारा वाइन आलिया के सर पर डालने लगा, तो आलिया एकदम से अपने चेहरे को ढकते हुए चिल्लाए, अंडरस्को तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अश्वथ, मुझे पता है कि तुम अभी उस घटिया लड़की अनन्या के वश में हो। अश्वथ मैंने उसे किसी और आदमी के साथ रूम में जाते हुए देखा था, वो तुम्हारे लायक नहीं है। आलिया इतना कहते कहते रोने लगती है, तो उसके रोने से अश्वथ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने एक हाथ को जेब में डाला और बड़े रौब के साथ कहा, अंडरस्को मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है। तुमने जो किया है उसका अंजाम अब तुम्हें ही नहीं तुम्हारी फैमिली को भी भुगतना होगा एल। तुम हमारे बचपन की दोस्ती थी इसलिए अभी तक कुछ नहीं किया, मगर अब और नहीं एल। कहते हुए उसने अगस्त को देखते हुए बेहद रूड तरीके से कहा, अंडरस्को अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरी नजरों से दूर करो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि वो अपनी इस बेटी को हमेशा के लिए भूल सकते हैं। अश्वथ ने जैसे ही ये कहा तभी उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। अनन्या को देखते ही अश्वथ के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो गए। वही अगस्त समझ गया था कि अश्वत्व के कहने का मतलब साफ था कि वो आलिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा एल। अब शायद आलिया जिंदगी भर अपने परिवार वालों से कभी ना मिल पाए। ये सोचते ही उसने अपना सर ना में हिलाया और गुस्से से आलिया को देखते हुए अपने गार्ड्स को तुरंत उसे वहां से ले जाने का ऑर्डर दिया। तो उसके गार्ड्स जबरदस्ती आलिया को घसीटते हुए ले जाने लगे, पर आलिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को अश्वथ तुम सही नहीं कर रहे हो। अश्वथ मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, ये अनन्या तुम्हारे लायक नहीं है, ये बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास है। अश्वथ ने आलिया की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वही पार्टी में मौजूद लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर केवल आलिया को देख रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। पूरी पार्टी का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका था एल, जिसे अगस्त संभालते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को मुझे लगता है आप सभी को पार्टी एंजॉय करना चाहिए। ये पार्टी कितनी फीकी लग रही है, थोड़ा डांस वांस होना ही चाहिए ना। अगस्त के इन शब्दों ने पार्टी के माहौल को हल्का कर दिया। फिर सभी खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करते हुए अपने में लग गए। कुछ कपल्स हॉल के स्टेज पर डांस कर रहे थे एल, वह सभी काफी रोमांटिक डांस कर रहे थे। अश्वथ की नशीली नजर अभी भी अनन्या पर ही थी, जो शायद उससे नाराज लग रही थी। अनन्या स्टेज से होते हुए वहां से जाने लगी, तभी अश्वथ डेंजरस स्माइल करते हुए अपनी नशीली आंखों से गार्ड्स को कुछ इशारा करता है और फिर अनन्या की तरफ लड़खड़ाते हुए जाने लगा। अनन्या स्टेज से जैसे ही दूर जाने लगी कि तभी अश्वथ ने पीछे से उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। तो अनन्या की पीठ अश्वथ के सख्त सीने से जा लगी। अनन्या थोड़ी हैरान हो गई थी, मगर वो अपनी हैरानी को छिपाकर जैसे ही वहां से जैसे को हुई कि अश्वथ ने उसे अपनी तरफ पलटकर उसकी पतली कमर को कसके पकड़ लिया। वो दोनों एक वक्त इतने करीब थे कि अनन्या अश्वथ के मुंह से आ रही वाइन की खुशबू को भी साफ स्मेल कर पा रही थी। कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में x2। अश्वथ उसकी आंखों में अपनी नशीली आंखों से देखने लगा एल, फिर उसके गालों पर सिलेक्टिव वे में हाथ फेरते हुए अजीब तरफ से मुस्कुराने लगा एल, तो अनन्या उसकी नशीली आंखों में ही खो गई।
मेरे साए हैं साथ में। यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। वजह तुम हो, X2। अनन्या अभी उसकी नशीली आंखों को देख ही रही थी कि तभी अश्वथ उसकी कमर को अपने एक हाथ से उठाकर उसे बड़े ही रोमांटिक तरीके से गोल गोल घुमाने लगा। ये सीन बहुत ही रोमांटिक था, जो सभी के दिल को भा रहा था। उन दोनों के डांस को देखकर बाकी सभी कपल स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें? है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें? अश्वथ अनन्या को और भी ज्यादा खुद के करीब कर लेता है। वो बहुत ही सिडेक्टिव वे में अनन्या को छू रहा था, जिस कारण अनन्या की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। पर सबके सामने अश्वथ के साथ डांस करने में उससे शर्म आ रही थी। अश्वथ ने अचानक ही उसके कंधे पर किस करते हुए अपने होठों को उसके गर्दन पर फेरा, जिससे अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दें। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। वजह तुम हो, X2। यहाँ अश्वथ और अनन्या के रोमांटिक डांस देखकर सभी तालियां बजा रहे थे। तो वही रिया और मिसेज जिंदल एविल स्माइल करके अनन्या के ब्लाउज को देख रही थी, जिसको रिया ने अनन्या से जबरदस्ती गले मिलकर थोड़ा सा खराब कर दिया था। डांस करते वक्त अनन्या का ब्लाउज फटने लगा था। अब उसका ब्लाउज केवल एक ही डोरी पर टिका हुआ था। वही अनन्या को पूरा विश्वास हो गया था कि उसके ब्लाउज के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगी। मगर अश्वथ ने उसे पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। तभी अनन्या का ब्लाउज पीछे से पूरी तरह से खुल गया था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मगर उसका ब्लाउज नीचे सरकता कि उससे पहले ही अश्वथ उसके पूरे बाल को पीछे करके अपने एक हाथ को उसकी पीठ पर रखकर उसे खुद से एकदम से सटा लेता है, जिस कारण अनन्या का ब्लाउज नीचे नहीं गिरा। अनन्या अपनी पनीली आंखों से अश्वथ को देखने लगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर अश्वथ ने उसे न पकड़ा होता तो उसका क्या होता है। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। अश्वथ अनन्या के आंखों से बह रहे आंसू को चूम लेता है, पर इस वक्त उसकी आंखों में आग बरस रही थी और उसने बड़े ही डेंजरस तरीके से रिया और मिसेज खुराना की तरफ देखा है। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। मैं गुमशुदा सी रात हूं, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। बाय अरमान मालिक। अश्वथ की आंखें बेहद डार्क हो चुकी थी। उसने अनन्या को खुद से चिपकाते हुए अपने कोट को उतारकर उसे पीछे से ढक दिया और उसे बेहद रोमांटिक तरीके से ब्राइडल स्टाइल से गोद में उठा लिया। सभी को तो अभी भी यही लग रहा था कि वो दोनों डांस कर रहे हैं। वही रिया और मिसेज खुराना, जो अनन्या की बेइज्जती होने का इंतजार कर रही थी, वो दोनों अश्वथ की गुस्से भरी नजर देखकर डर गई थी। वही दूसरी तरफ अहम जब टेरेस पर पहुंचा था तो उसने देखा पीहू रोते हुए रेलिंग पकड़कर नीचे लटक रही थी और एक मास्क मैन खंजर से उसके हाथ पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ को पीछे से अहम पकड़कर उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा देता है। फिर जल्दी से पीहू के हाथ को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा। अहम ही जानता था कि पीहू को ऐसे देखकर उसका दिल धक्का सा रह गया था। वो पीहू के बिना जीने के बारे में अब सोच भी नहीं सकता था। वही अहम को पीहू को बचाते देखा, वो मास्क मैन गुस्सा से खड़ा हो गया और उसने अहम पर वार कर दिया। पर अहम ने अपने दूसरे हाथ से मास्क मैन के हाथ को पकड़कर जोर से उसके सीने पर किक मार दिया, तो मास्क मैन लड़खड़ाते हुए काफी दूर जाकर गिरा। इसका फायदा उठाकर अहम ने जल्दी से पीहू को वापस खींच लिया। पीहू भी डर से कांपते हुए उसके गले लगकर रोते हुए बोली, अंडरस्को मुझे नहीं मरना है, मैं मरना नहीं चाहती अहम, आहा हा हा। अहम, जब उस मास्क मैन ने उस पर हमला किया था तो वो कितना ज्यादा डर गई थी। उसके डर को आम अच्छे से समझ रहा था। उसने पीहू को शांत करते हुए कहा, अंडरस्को पीहू मेरी आंखों में देखो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह मेरा वादा है। कहते हुए उसने मास्क मैन को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही वो मास्क मैन भी अब वहां से भागने लगा था। पीहू ठीक नहीं थी, इसलिए अहम उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने जल्दी से अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म किया, तो उसके गार्डन ने जैसे ही देखा कि टेरेस से एक आदमी नीचे उतर रहा है, तो वो सभी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। पर वह आदमी काफी तेज था, वह अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं है। वो मस्क मैन भागते हुए एक सुनसान गली में पहुंचा, जहां पर एक पीले कलर की स्ट्रीट लाइट चल रही थी। वो मास्क मैन अचानक ही अपने मास्क को हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि अजय जी थे, वेद के फादर और अश्वथ के बड़े पापा। वो कुछ देर हंसकर बोला, अंडरस्को हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, भले ही वो नहीं मरी तो क्या हुआ, मेरे पास और भी टारगेट है, पहले मैं उन्हें मार दूंगा। वही अश्वथ के विला के मिनी हॉस्पिटल में अचानक ही रावण को होश आ गया था। होश में आते ही उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो वो जल्दी से बेड से नीचे उतर गया। वो थोड़ा कमजोर सा था, जिस कारण वो लड़खड़ा गया। मगर फिर रूम को देखते हुए वो कुछ सोचने लगा। उसने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए ड्रॉर से पेपर निकालकर उस पर कुछ लिखने लगा। लिखने के बाद उसने पेपर वहीं पर रख दिया और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा।
रावण के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे एल, वो बेहद डरावना और मिस्टीरियस लग रहा था एल, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला हो। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी, पर अश्वत्थ सभी के साथ जा चुका था एल, क्योंकि उसे इस सो कोल्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो यहाँ केवल अनन्या के कारण ही आया था। राठौर विला पहुंचते ही अश्वत्थ अनन्या को लेकर कार से बाहर निकलने लगा। तभी उसने अपने पीछे आ रहे वेद को बिना देखे ही रूड वॉइस में कहा, अंडरस्को, उन्होंने आज जो मेरी लिटिल गर्ल के साथ किया है, उससे भी बुरा उनके साथ होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता है। कहते हुए वो अनन्या को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। एल अनन्या कार में ही रोते रोते सो चुकी थी। अश्वत्थ ने रूम में पहुंचते ही उसे बेड पर लिटा दिया, फिर बिना किसी भाव से उसके मासूम से चेहरे को घूरने लगा। लगभग 10 मिनट तक वो लगातार अनन्या को घूरता रहा। एल अनन्या के आंसू सूख चुके थे। ये देखकर अश्वत्थ अपने अंगूठे से उसके पलकों को सहलाते हुए नीचे झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। फिर उसके गालों को सहलाते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हें प्यार करने का, देखने का हक सिर्फ मेरा है एल, यहाँ तक कि अगर कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू आएंगे तो उनकी वजह भी सिर्फ मैं रहूंगा, कोई और नहीं एल। जिसने भी ये हरकत की है उन्हें हर एक चीज का हिसाब मैं लूंगा, आई प्रॉमिस माई लिटिल गर्ल। इतना कहते ही वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। फिर उठकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। एल अपने कपड़े चेंज करने के बाद उसने अनन्या के भी कपड़े बदल दिया था। फिर उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट गया था। अश्वत्थ अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए एक टक सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोच रहा था। एल शायद वो किसी गहरी सोच में था एल, पर उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा झलक रहा था। अगली सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकल अपने कैबिन में बैठे किसी से हंसते हुए बात कर रहे थे। वो अपनी चेयर को घुमाते हुए हंसकर बोले, अंडरस्को, चिंता मत करो, मैं पीहू को संभाल लूंगा, वैसे भी वो बस एक छोटी सी चिड़िया है जिसकी लगाम मैं कभी भी कस सकता हूँ एल, मैं अभी ही जाकर उसे एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। ये कहते ही उन्होंने फोन काटकर सामने डेस्क पर रख दिया। फिर शैतानी मुस्कान के साथ कुछ सोचने लगे, पोहू, तुम्हारा नाजुक सा जिस्म छूने के लिए कब से तड़प रहा था मैं, पर किसी कारण से अब तक मैं रुका हुआ था एल, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं बच सकती। ये कहकर डॉक्टर अंकल काफी एक्साइटेड हो जाते हैं पीहू के पास जाने के लिए। वो अपने ड्रॉर से चाबी निकालकर अपने फोन को लेकर वहां से जाने लगे। मगर तभी उनके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं एल, क्योंकि उन्होंने पहले नोटिस नहीं किया था, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कैबिन में है। डॉक्टर अंकल जल्दी से अपनी नजरें दौड़ते हुए चारों तरफ देखने लगते हैं एल, तभी उनकी नजर उनके खिड़की पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो दूसरी तरफ अपना फेस करके सिगरेट के क्रश ले रहा था। उस आदमी के काले घने लंबे बाल उसके गर्दन तक लहरा रहे थे एल, मगर उसकी बॉडी से एक डरावनी आभा निकल रही थी, जिसे महसूस करते ही डॉक्टर अंकल अंदर तक कांप गए। मगर फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए गुस्से से पूछा, अंडरस्को, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम। इतना कहते रहते उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए और उनकी आंखें डर से फैल गई। रावण, तुम? डॉक्टर अंकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जी हाँ, खिड़की के पास कोई और नहीं बल्कि रावण था, जो सिगरेट के क्रश ले रहा था। उसने अपनी ग्रीन डेंजरस आईज से डॉक्टर अंकल को घूरे देखते हुए अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए हंसकर कहा, अंडरस्को, क्यों, क्या हुआ? मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है एल, वैसे मैं हैरान नहीं हूं कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। कहते ही रावण गुस्से से डॉक्टर अंकल ही तरफ बढ़ने लगा। रावण ने डॉक्टर अंकल की हर एक बात काफी अच्छे से सुनी थी एल, उसका मन कर रहा था कि वो उन्हें जान से मार दे। रावण की आंखों में आग देहक रही थी। उसने अपने सख्त हाथों से डॉक्टर अंकल के गले को पकड़कर उन्हें दीवार से सटाते हुए गुस्से से पूछा, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीहू, मेरी बच्ची के बारे में ऐसा कहने की? इतना कहते ही एक पल के लिए वो रुका। फिर बड़े ही शैतानी तरीके से डॉक्टर अंकल को देखते हुए बोला, अंडरस्को, कुछ वक्त के लिए। रावण, शांत क्या हुआ? तुम सभी ने तो मुझे कमजोर समझ लिया एल, मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, रावण की शैतानी नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो उस इंसान को मरना ही पड़ता है। अपनी बात खत्म करते ही रावण ने डॉक्टर अंकल को खिड़की से बाहर लटका दिया एल, तो डॉक्टर अंकल डर से चिल्लाने लगे, अंडरस्को, नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर अंकल को भीख मांगते हुए देखकर रावण को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसने उन पर रहम नहीं खाए, बल्कि एक इंजेक्शन लगाकर मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, मेरी छोटी बहन नहीं, पीहू मेरी बेटी है एल, तुमने उसे बेल्ट से मारा था ना, अब तुम भी मारो एल। ये कहते ही उसने उनके नीचे धक्का दे दिया, तो डॉक्टर अंकल नीचे गिरते हुए जोर से चीखे। अगर वो बच भी जाते हैं तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रावण ने उन्हें जो इंजेक्शन लगाया था उससे इंसान बदसूरत, डरावना हो जाता है और यूजलेस भी है। रावण ने अपने सिगरेट को वहीं पर फेंका, फिर अपने मास्क और कैप को लगाकर वहां से चला गया एल, उसने अपने वहां होने के सारे सबूत भी मिटा दिए थे। वही राठौर मेंशन में अश्वत्थ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी अनन्या तैयार होकर उसको धक्का देकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद के बाल बनाने लगी। तो अश्वत्थ उसे बुरी तरह घूरने लगा। उसने उसके हाथ से कंघी को छीनकर उसे भी एक तरफ खड़ा कर दिया एल, फिर खुद के बाल बनाने लगा।
उसकी इस हरकत से अनन्या चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एल देखिए मेरे बाल कितना लंबे हैं, इन्हें सही करने में कितना समय लगेगा और आपके तो बोल ही नहीं है। एल अब हटिए और मुझे परेशान मत करिए। कहते हुए उसने जोर से अश्वत्थ को धक्का दे दिया और अपने बालों को सुझाने लगी। अश्वत्थ एक हट्टा कट्टा इंसान था जो अनन्या जैसी नाजुक सी लड़की के धक्का देने से बिल्कुल नहीं हिलने वाला था। पर वो उनकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो गया था। उसने सर्द आवाज में उसे घूरते हुए पूछा, अंडरस्को ये क्या हरकत है और तुम कौन से ऑफिस जा रही हो? करते हुए वो अपनी आंखों को छोटा कर लेता है, एल जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसके छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है। अनन्या उसके इस तरह घूरने से डर गई एल, मगर फिर हिम्मत करके बोली, अंडरस्को मैं आपने साथ ऑफिस जाऊंगी पैसे कमाने ताकि आपकी जिम्मेदारी उठा सकूं, वरना लोग मुझे कामचोर बीवी कहेंगे। इतना कहकर वो मासूम सा चेहरा बना लेती है एल तो अश्वत्थ ने उसे बुरी तरह घूरकर बोला, अंडरस्को ओ तो तुम मेरे ही ऑफिस में काम करके मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहती हो एल, या फिर वहां लोगों को परेशान करने जाना है? इतना कहकर वो अपने हाथ बांधकर गुस्से से उसे देखने लगा। उसे गुस्से में देखकर अनन्या को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए अपने छोटे से दिमाग को लगाते हुए वो जमीन पर अपने हाथ पैर फैलाकर लेट गई और रोने लगी। आह हा 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 हा, आपने कहा था आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर मुझे क्यों डांट रहे हैं एल? मैं बेचारी लड़की बस कुछ पैसे ही तो कामना चाहती है, पर आपसे ये भी देखा नहीं जा रहा एल, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ तो आप जैसे जालिम इंसान इस बेटी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा एल, मैं क्या करूँ? आह हा हा एल। वो रोते हुए जोर जोर से अपने हाथ को जमीन पर पटक रही थी। अनन्या ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अश्वत्थ ने पता नहीं उसके साथ क्या कर दिया हो। अश्वत्थ उसका ड्रामा और नहीं बर्दाश्त कर पाया, उसने सीधा उसे गोद में उठाया और नीचे चला गया। नीचे सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी अजय जी लंगड़ाते हुए विला के अंदर आए। उन्हें अंदर आते हुए देखकर दादाजी अपने पेपर को नीचे रखते हुए उनके पैर को देखते हुए बोले, अंडरस्को अजय, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी है और इतनी सुबह सुबह तुम बाहर कहाँ गए थे? दादाजी के सवाल को सुनकर सभी अपना काम छोड़कर अजय जी को देखने लगे, जिनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान सजाकर बात को टालते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, मैं बाहर बस थोड़ी ताजी हवा खाने गया था, मुझे ऑफिस भी जाना है तो मैं चलता हूँ। ये कहते ही वो जल्दी से रूम की तरफ जाने लगे ताकि कोई उन्हें रोककर सवाल न कर सके, पर पीहू जिसे अहम अपने साथ राठौर विला ले आया था एल, वह अजय जी को देखते ही डरकर अहम के हाथ को पकड़ लेती है। तो अहम उसके हाथों को पकड़कर अपनी पलकों को झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। अहम को नहीं पता था कि पीहू बड़े पापा से इतना क्यों डरती थी एल, पर उसे इस बारे में पता करना चाहिए। ये सोचते ही वो अजय जी की पीठ को देखने लगता है। तभी सभी के कानों में अनन्या के चिल्लाने की आवाज पड़ी, जो अश्वत्थ के बालों को नोच रही थी, एल मुझे ऑफिस जाना है, छोड़िए मुझे एल। पर अश्वत्थ ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि अनन्या काफी वक्त से कॉलेज नहीं गई थी और बहुत जल्द उसके एग्जाम भी होने वाले थे। अश्वत्थ ने उसे और आर्यन को ब्रेकफास्ट कराया, फिर दोनों को खींचते हुए ले जाने लगा। अश्वत्थ की कार सीधा कॉलेज के सामने आकर रुकी तो आर्यन जोर से चिल्लाया, अंडरस्को हमें तो ऑफिस जाना था, आप हमें इस जेल में क्यों भेज रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। अनन्या को देखने के बाद आर्यन अश्वत्थ को देखते हुए गुस्से से चिल्लाने लगा। फिर कार से बाहर निकलकर वहां से भागने लगा, मगर वो भागता उससे पहले ही वेद उसे अपने कंधे पर टांगकर वापस कार के पास ले आता है। तो अनन्या भी कॉलेज देखकर काफी डर गई थी। मुझे नहीं जाना, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे नहीं जाना। उसके चिल्लाने से अश्वत्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दोनों को जबरदस्ती कॉलेज के अंदर छोड़ते हुए एविल स्माइल करके अनन्या से बोला, अंडरस्को तुमने ही कहा था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं बस अपनी छोटी सी बच्ची को पढ़ने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। एल अच्छे से पढ़ो और मेरा नाम रोशन करो। कहते हुए को आर्यन को देखते हुए वहां से चला गया। तो आर्यन रोनी सूरत बनाकर अश्वत्थ की पीठ को देखकर चिल्लाया, अंडरस्को हम रोशन नहीं बल्कि आपके नाम को डूबा देंगे, देखना हम एग्जाम में 0 नंबर लेकर आएंगे, फिर देखता हूँ आप किसको शक्ल दिखाते हैं। आर्यन और अनन्या दोनों को ही पढ़ना पसंद नहीं था एल, इसलिए वो दोनों क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं गए। वही कार में अश्वत्थ अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी वेद चौंकते हुए बोला, अंडरस्को बॉस रावण भाग गया। रावण भाग गया सुनकर अश्वत्थ की आंखें गहरी हो गई एल, मगर फिर उसके होठों पर एक एविल स्माइल आ जाती है। आगे जाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।